गुड इवनिंग बच्चों। देखो आज की क्लास में हमने इलास्टिसिटी के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लिए थे, है ना। अब देखो, अब इस इलास्टिसिटी में कई बार मैकेनिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तुमको याद होगा कि मैकेनिक्स में हमने कई सारे क्वेश्चन में वायर में टेंशन निकाली थी। अब जहां भी वायर में टेंशन निकाली हो तो जस्ट अगला क्वेश्चन पूछता है कि टेंशन के कारण उस वायर में हल्की सी स्ट्रेचिंग कितनी होगी, ये पूछता है। तो हमको पता है कि टेंशन के कारण वायर में हल्की सी स्ट्रेचिंग कितनी होगी, x इक्वल टू टी बाई के। तो स्प्रिंग के कंसेप्ट से इजीली इसको कर सकते हैं ना। तो चलो, इसका एक मैकेनिक्स से न्यूटन लॉ पर बेस एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखना है ना। तो ये मान लेते हैं कि छत से हमने कोई हल्का सा स्टील का पतला सिलेंड्रिकल यूनिफॉर्म वायर लटका दिया है, जिसका यंग मॉडुलस y, क्रॉस सेक्शन रेडियस r और इसकी लेंथ l है। इस वायर से हमने कोई हल्की सी स्मूथ पुली लटका दी है। इसकी पुली के ऊपर हल्का सा धागा है और इधर 2m मास का ब्लॉक और इधर m मास का ब्लॉक लटका दिया है। अब इस पूरे सिस्टम को छोड़ दिया है। तो हमको अच्छे बताए सिस्टम को छोड़ेंगे तो पूरा सिस्टम ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगेगा ना, और साथ में वायर में टेंशन भी होगी। तो हमको पूछा है कि ऊपर वाला जो हल्का सा स्टील का वायर ए बी, उसमें टेंशन कितनी होगी, और फिर पूछा है कि उस टेंशन के कारण इस वायर में हल्की सी स्ट्रेचिंग कितनी होगी, वो देखना है। कर सकते हैं ना। तो तुम बताओ कि बिल्कुल स्मूथ पुली है, मासलेस पुली है और दोनों ब्लॉक लटका दिए हैं, बस छोड़ने पर पूरा सिस्टम ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो सबसे पहले इस धागे में टेंशन कितनी होगी वो देखना है। ये तो हमको पता है, तो न्यूटन लॉ में पढ़ा था कि स्मूथ पुली हो और उससे दो ब्लॉक ऐसे वर्टिकली लटके हो तो इस धागे में टेंशन कितनी होती है, सिंपली 2m1 m2 अपन m1 प्लस m2 इंटू जी होती है। तो इधर टेंशन कितनी होगी, 2m1 m m2 2m अपन m1 प्लस m2 मतलब m प्लस 2m इंटू जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस धागे में टेंशन कितनी आ जाएगी अपने पास, 4mg/3 आ जाएगी। अब ये भी है ना। अब ये भी बताया कि इस धागे में टेंशन T, इसमें भी टेंशन T, तो ऊपर वाले वायर में टेंशन कितनी होगी, 2T हो जाएगी। तो था T 4mg/3 है तो 2T इसका डबल मतलब 8mg/3 है ना। तो न्यूटन लॉ का यूज करके स्टील के वायर ए बी में टेंशन तो निकाल ली 8mg/3, बस टेंशन आ गई। तो अब हमको पूछ रहा है कि इस टेंशन के कारण इस वायर में हल्की सी स्ट्रेचिंग कितनी होगी वो देखना है ना। है ना। तो मैंने चमका के बताया था कि कोई भी इलास्टिक वायर एक हार्ड स्प्रिंग के टाइप से काम करता है, तो स्प्रिंग के सिमिलर इलास्टिक वायर में भी स्ट्रेचिंग कितनी होती है, सिंपली F इक्वल टू के एक्स के बर, है ना, सिंपली F इक्वल टू के एक्स। तो x इक्वल टू F बाई के या T बाई के, बस स्टील वायर में स्ट्रेचिंग कितनी होगी, सिंपली T बाई के। तो T स्टील वायर में टेंशन, तो स्टील वायर में टेंशन कितनी है, 8mg/3 अपन के। इस वायर का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट तो हमको पता है कि किसी भी इलास्टिक वायर का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है, YA/L0 इतना होता है। तो इसको सॉल्व कर लेना है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो 8mg/L0 अपन 3y, इसमें स्ट्रेचिंग इतनी होगी, है ना, जहां A इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया πr², स्ट्रेचिंग आ गई। तो पूछ सकता है कि इसमें वायर में इलास्टिक पोटेंशियल जी कितनी स्टोर होगी। तो इलास्टिक पोटेंशियल जी हाफ के एक्स स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर है F²/2 के मतलब T²/2 के। जहां T इस वायर में टेंशन, तो ये 8mg/3 तो T² अपन 2 इंटू के इसका इक्वलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट YA/L0। तो इस टाइप से सारे पार्ट कर सकते हो तुम। एंड आई थिंक अब मैकेनिक्स से रिलेटेड इलास्टिसिटी में क्वेश्चन आ गया तो इजीली कर सकते हैं। बस मैकेनिक्स का यूज केवल उस वायर में टेंशन निकालने के लिए ही होगा। तो बच्चों देखो, अब इस इलास्टिसिटी में कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे टाइम पे राजस्थान बोर्ड की जो बुक चलती थी उसमें दे रखा था। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दी है मैंने, जस्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है। तो हमको दे रखा है कि हमने छत से कोई हल्का स्टील का यूनिफॉर्म इलास्टिक वायर लगा दिया है और उससे हमने m मास का कोई भारी ब्लॉक लटका दिया है ना। और शुरू में हमने ब्लॉक को पकड़ कर रखा था ताकि शुरू में वायर अपनी नेचुरल लेंथ पे था। चलो, अब मान लेते हैं कि ब्लॉक को हमने रेस्ट से रिलीज कर दिया है। बताए
कि रेस्ट से रिलीज करेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स mg कारण ब्लॉक थोड़ा नीचे जाएगा, फिर इलास्टिक फोर्स के कारण बाउंस होकर के ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऐसे ऑस्किलेट करेगा। और हमको पता है कि होता प्रैक्टिकली डैम्पिंग होती है ना, तो उसके कारण ये ऑस्किलेट तो करेगा, लेकिन डैम्पिंग के कारण लंबे टाइम के बाद रुक जाएगा। और हमको पता है कि बताओ लंबे टाइम के बाद ये फाइनली सेटल होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर सेटल होगा। और क्वेश्चन में दे भी रखा है ना कि बहुत सारे ऑस्किलेशन करने के बाद लंबे टाइम के बाद अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर सेटल हो जाता है, मतलब फाइनली इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आकर के शांत हो जाता है ना। और हमको साथ में ये भी दे रखा है कि नेचुरल एन के कंपैरिजन में इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो एक्स नॉट जितनी नीचे है। ये इक्विलिब्रियम पे वायर में स्ट्रेचिंग एक्स नॉट ये लड्डू के टाइप से दे रखा है। तो हमको पूछा है कि इनिशियल से फाइनल तक पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में लॉस कितना होगा वो देखना है। और यही बताया था कि कुछ भी नहीं कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट यही मानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी में जितना भी लॉस होगा वो हीट में कन्वर्ट होगा। बस इनिशियल से फाइनल तक पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में लॉस कितना होगा, मतलब हीट कितनी प्रोड्यूस होगी वो देखना है। और ये जो आंसर है उसको हमको mg और x नॉट की फॉर्म में लिखना है। ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फिर बच्चों इसको करते हैं और इसको है ना इसको गधों टाइप से मैथमेटिकली नहीं लॉजिकली करते हैं, मतलब व्यापारी के टाइप से लाभ हानि से करते हैं ना। तो चलो तुम देखते बताओ ना तुम देखते बताओ कि काइनेटिक एनर्जी तो शुरू में भी 0 है और लंबे टाइम के बाद इक्विलिब्रियम पे आकर के शांत हो जाएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है ना। बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो शुरू में भी 0 और सबसे लास्ट में भी 0 है, मतलब इस पूरे प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी में तो कोई ओवरऑल चेंज नहीं हो रहा है। तो बस व्यापारियों की है ना व्यापारियों की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये ब्लॉक एक्स नॉट जितना नीचे आया है तो कुछ ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी रिलीज होगी, है ना। जितनी भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल रिलीज होगी उसमें कुछ तो वायर की इलास्टिक पोटेंशियल जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी और बची कुची वेस्ट हो जाएगी, है। तो बस वो हिसाब किताब है ना। तो ये देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में, है ना, इनिशियल से फाइनल तक इस पूरे प्रोसेस में कितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी रिलीज होगी वो देखेंगे। उसमें से वायर की इलास्टिक पोटेंशियल की फॉर्म में कितनी स्टोर होगी वो देखेंगे और बची कुछ लॉस हो जाएगी ना। तो चलो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी रिलीज होगी वो देखना है ना। तो देखते बताओ कि इनिशियल के कंपैरिजन में फाइनली ब्लॉक ओवरऑल एक्स नॉट जितना नीचे गया है तो कितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी रिलीज होगी, mg एक्स नॉट जितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी रिलीज होगी। उसमें से वायर में इलास्टिक पोटेंशियल जी की फॉर्म में स्टोर कितनी होगी, इंक्रीज इन पोटेंशियल के बराबर। तो था शुरू में तो वायर नेचुरल लेंथ पे था, शुरू में पोटेंशियल 0, तो जो इसकी फाइनल पोटेंशियल होगी वही इंक्रीज इन पोटेंशियल जी होगी। बस हमको इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल जी मतलब फाइनली वायर में स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी कितनी होगी वो देखना है। तो इतना तुम देखते ही बता सकते हैं, सॉरी इतना देखते बता सकते हैं कि फाइनली ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आ गया है। और इक्विलिब्रियम में आ गया तो इक्विलिब्रियम में तो अप्लाइड फोर्स mg होगा तो वायर में टेंशन फोर्स भी mg होगा। तो उस वायर में इलास्टिक पोटेंशियल जी स्टोर्ड कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए 3 फॉर्मूले बताए थे ना। तो इलास्टिक पोटेंशियल जी स्टोर्ड के लिए तुम चाहो तो हाफ के x स्क्वायर भी लिख सकते हो, श्रद्धा हो तो f स्क्वायर बाय 2 के भी यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा स्मार्ट हो तो इलास्टिक पोटेंशियल जी के लिए तुम fx बाय 2, ये इस बार सबसे स्मार्ट रहेगा, है ना। बस बताओ, है ना कि वायर में इलास्टिक पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर कितनी होगी fx बाय 2। तो f तो क्या होगा वायर में टेंशन, तो तब फाइनली वायर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आ गया है तो अप्लाइड फोर्स mg है तो इक्विलिब्रियम में वायर में टेंशन भी mg होगी। x वायर में स्ट्रेचिंग तो इक्विलिब्रियम में स्ट्रेचिंग कितनी x नॉट बाय 2। बस अब तो हम पक्का बोल सकते हैं ना, एक मिनट, अब तो हम पक्का बोल सकते हैं कि बताओ यहाँ से यहाँ तक इस पूरे प्रोसेस में कितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी रिलीज हुई बताओ, mg x नॉट जितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी रिलीज हुई। उसमें से इलास्टिक पोटेंशियल की फॉर्म में कितनी स्टोर हुई, mg x नॉट बाय 2 मतलब आधी स्टोर हुई। तो बची हुई आधी कहाँ जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो लिख देता हूँ ना, यहाँ से तक इस पूरे प्रोसेस में mg x नॉट जितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी रिलीज हुई और उसमें स्प्रिंग पोटेंशियल की फॉर्म में कितनी, सॉरी इलास्टिक पोटेंशियल की फॉर्म में कितनी स्टोर हुई, mg x नॉट बाय 2। तो बची कुछ आधी लॉस हो जाएगी। तो एनर्जी में लॉस कितना होगा, mg x नॉट बाय 2
और मैंने बताया था कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी में जितना भी लॉस हुआ वो हीट में कन्वर्ट होगा, है ना? मतलब बताओ, है ना? मतलब बताओ कि यहाँ से यहाँ तक इस, है ना? यहाँ से यहाँ तक कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? वायर में mg x नॉट बाय 2 जितनी हीट प्रोड्यूस होगी ना। अब कई बार ये पूछता है कि जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है सब के सब वायर में जा रही है, तो इस हीट के कारण वायर का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? तो कैलोरीमेट्री में पढ़ोगे कि कभी भी हीट के कारण वायर का टेम्परेचर कितना बढ़े ऐसा पूछे, तो इस हीट को खोल कर क्या लिख सकते हैं? ms डेल्टा टी, तो m वायर s वायर इंटू डेल्टा टी, जहाँ m वायर वायर का मास, s वायर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इससे डेल्टा टी मतलब वायर के टेम्परेचर में चेंज भी निकाल सकते हो। लेकिन ये हीट इक्वल ms डेल्टा टी वाले पार्ट को हम कैलोरीमेट्री में पढ़ेंगे। ये तो देखो आज की क्लास में हमने इलास्टिसिटी के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, और ध्यान रखना कि अभी तक तो इलास्टिसिटी में जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें वायर बहुत हल्का होता था, मतलब वायर का मास बहुत कम होता था और उसके कंपैरिजन में ब्लॉक का मास बहुत ही ज्यादा होता था। इसलिए अभी तक तो जो क्वेश्चन किए थे उसमें वायर में जो भी टेंशन होती थी वो मेनली ब्लॉक के वेट के कारण होती थी, है ना? वही कि वायर बहुत हल्का और ब्लॉक का मास बहुत ज्यादा होता था ना, इसलिए अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन थे उसमें वायर में टेंशन मेनली ब्लॉक के वेट के कारण होती थी, इसलिए पूरे वायर में टेंशन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती थी। और बताओ, पूरे वायर में टेंशन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती थी तो हर एक एलिमेंट में खिंचाव भी यूनिफॉर्म था, इसलिए पूरे वायर में टोटल खिंचाव निकालने के लिए वो स्प्रिंग वाला कंसेप्ट लगा देते थे ना। मतलब इस पूरे वायर में खिंचाव कितना होता था? सिंपली F इक्वल टू के एक्स, तो x इक्वल टू एफ बाई के या x इक्वल टी बाई के ना। तो ध्यान रखना कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें पूरे वायर में टेंशन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती थी, इससे वायर में खिंचाव कितना होता था? सिंपली f बाई के या t बाई के, ये जहाँ के इस वायर का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब y बाय l होता था। तो ध्यान रखना कि अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें टेंशन वायर में ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता था, इसे खिंचाव t बाय k से हम निकाल लेते थे, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना कि अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें ब्लॉक और वायर का मास कंपेरेबल होगा, है ना? ये स्ट्रिंग वेव में भी किए थे, तो ध्यान रखना कि अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें ब्लॉक और वायर का मास कंपेरेबल होगा, और हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि ब्लॉक और वायर का मास कंपेरेबल हो तो अब वायर में जो टेंशन होगी वो ब्लॉक के वेट के कारण भी होगी और वायर के खुद के वेट के कारण भी होगी। और हमको अच्छे पता है कि खुद के वेट के कारण अगर टेंशन हो तो टेंशन नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो बताओ, सब जगह टेंशन अलग अलग होगी तो हर एक एलिमेंट में खिंचाव भी अलग अलग होगा। तो तब फिर टोटल खिंचाव निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, या अगर तुम बहुत चालाक हो तो उसमें एवरेज वाला भी जुगाड़ लगा सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। फिर बच्चों उस टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो इस बार हमको दे रखा है कि छत से हमने कोई स्टील का यूनिफॉर्म इलास्टिक वायर लटका दिया है। इस वायर का मास m है, इसकी लेंथ l, इस स्टील का यंग मॉडुलस y और इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया a है। और ध्यान रखना कि इसके पहले जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें वायर से बहुत भारी ब्लॉक लटकाते थे ना, लेकिन इस बार हमने क्या किया है कि इस वायर से कोई ब्लॉक लटकाया ही नहीं है, है ना? और हम लॉजिकली समझ सकते हैं कि वायर से कोई ब्लॉक लटकाया ही नहीं है, तो बताओ अब वायर में जो भी टेंशन होगी वो ले दे करके अपने खुद के वेट के कारण ही होगी, है ना? वही कि कोई ब्लॉक लटका ही नहीं तो वायर में जो भी टेंशन होगी वो ले दे करके खुद के वेट के कारण होगी। खुद के वेट के कारण टेंशन होगी तो टेंशन नॉन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है? हर एलिमेंट में खिंचाव भी अलग अलग होगा। बस इस बार हमको देखना है कि खुद के वेट के कारण टेंशन है तो इस बार वायर में टोटल खिंचाव या टोटल स्ट्रेचिंग कितना होगा वो देखना है ना? स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। तो ये हमने छत से स्टील का यूनिफॉर्म इलास्टिक वायर लटका दिया, इसका मास m, लेंथ l, क्रॉस सेक्शन एरिया a और यंग मॉडुलस वायर। और अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन होते थे उसमें वायर से बहुत हैवी ब्लॉक लटकाते थे, इसलिए अभी तक तो जो क्वेश्चन थे उसमें वायर में टेंशन मेनली ब्लॉक के वेट के कारण होता था, इसलिए टेंशन यूनिफॉर्म होता था। तो खिंचाव के लिए सिंपली टी बाई के लगा देते थे ना, लेकिन
इस बार हमने इस वायर से कोई ब्लॉक लटकाया ही नहीं है ना? और हमको अच्छे पता चल गया कि वायर से कोई ब्लॉक लटकाया ही नहीं है, तो बताओ अब वायर में ले दे करके जो भी टेंशन होगा अपने खुद के वेट के कारण होगा। और बताओ खुद के वेट के कारण टेंशन होगा तो टेंशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। लॉजिकली पता है कि लोएस्ट पॉइंट से कोई लटका हुआ है ही नहीं, खींचने वाला है ही नहीं, तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0। उसके बाद इस साइड पे देखना है, तो उससे इतना पार्ट लटका हुआ है, इतने पार्ट का वेट खींचेगा तो टेंशन ज्यादा होगा, इधर और ज्यादा होगा। और बताओ हाईएस्ट पॉइंट से तो ये तो हाईएस्ट पॉइंट से तो पूरा पूरा वायर लटका हुआ है, तो उसको पूरा पूरा वायर का वेट खींचेगा mg फोर्स से, तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन mg होगा। बाकी इतना हमको अच्छे पता है कि इस बार जो भी टेंशन होगा वायर के खुद के वेट के कारण होगा। और बताओ खुद के वेट के कारण टेंशन होगा तो टेंशन नॉन यूनिफॉर्म अलग अलग होगा। और हम तुरंत समझ गए कि इस बार हर एलिमेंट में टेंशन अलग अलग होगा, तो हर एक एलिमेंट में खिंचाव भी अलग अलग होगा। बताओ नीचे टेंशन कम है तो इस एलिमेंट में खिंचाव कम होगा, इधर टेंशन ज्यादा है तो इस एलिमेंट में खिंचाव ज्यादा होगा, इधर और ज्यादा। बस हम पक्का बोल सकते हैं कि इस बार सब जगह टेंशन अलग अलग होगी, तो हर एक एलिमेंट में खिंचाव भी अलग अलग होगा। तो बताओ इस बार टोटल खिंचाव के लिए या टोटल स्ट्रेचिंग के लिए हमको इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमको किसी भी जनरल एक्स डिस्टेंस पर टेंशन निकालनी होगी, है ना? तो वही इंटीग्रेशन के लिए किसी भी जनरल एक्स डिस्टेंस पे टेंशन निकालनी होगी। ये तो हम देख सबसे पहले देखते हैं कि इस सिरे से, है ना, इस सिरे से किसी भी जनरल एक्स डिस्टेंस पर यहाँ टेंशन कितनी होगी वो देखना है। तो तुम आराम से बताओ कि होता ये वाला जो सेक्शन है उससे इतना पार्ट लटका हुआ है ना? अनपढ़ों के शब्दों में बोल सकते हैं कि बताओ इस सेक्शन से इतना पार्ट लटका हुआ है, तो इतने पार्ट का वेट खींचेगा, है ना? तो इससे इतना पार्ट लटका हुआ है तो इतने पार्ट का वेट या mg खींचेगा। बस उसके लिए पहले देखना है कि इतने पार्ट मतलब एक्स लेंथ का जो पार्ट है उसमें मास कितना होगा वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ कि ये यूनिफॉर्म वायर है ना, इससे इतने पार्ट में मास निकालने के लिए सिंपली हम चौथी क्लास वाला यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। तो बस तुम बताओ कि ये बिल्कुल यूनिफॉर्म वायर है, इसका टोटल मास m और टोटल लेंथ l है ना, तो चौथी क्लास के बच्चे टाइप से हम लिख सकते हैं कि l लेंथ में कितना मास है m, तो बताओ यूनिट लेंथ में कितना मास होगा m बाय l। तो x लेंथ का जो टुकड़ा है उसमें मास कितना होगा m बाय l इंटू x। तो बोल सकते हैं कि x लेंथ का जो पार्ट है उसमें मास कितना होगा m बाय l x। तो बताओ मास इतना होगा, तो बताओ, है ना, मास इतना होगा तो x लेंथ वाला जो पार्ट है उसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा m बाय l x इंटू जी होगा। फिर बस ये मिटा देता हूँ, है ना? हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि इस सेक्शन से इतना पार्ट लटका हुआ है तो इतने पार्ट का वेट खींचेगा ना, और कितने फोर्स से m बाय x इंटू जी इतने फोर्स से खींचेगा। तो बस, है ना, इसका वेट इस सेक्शन को इतने फोर्स से खींचेगा। तो बताओ यहाँ टेंशन भी इतनी क्रिएट होगी ना, तो बस बोल सकते हैं कि इस सिरे से किसी भी जनरल x डिस्टेंस पर, है ना, इस सिरे से किसी भी जनरल x डिस्टेंस पर टेंशन का फंक्शन कितना आ गया m बाय x इंटू जी। और ये साफ साफ दिख रहा है कि बताओ टेंशन x की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, मतलब इस बार पूरे वायर में टेंशन अलग अलग तो होगी लेकिन लीनियरली चेंज करेगी। ये चीज न्यूटन्स लॉ में भी पढ़ चुके हैं और स्ट्रिंग वेव में भी यूज किया था। तो हम ग्राफ भी बना सकते हैं, इंप्रेस करना हो तो ग्राफ भी बना सकते हैं। बताओ लोएस्ट पॉइंट से कोई लटका हुआ है ही नहीं, खींचने वाला है ही नहीं, तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0। और हाईएस्ट पॉइंट से पूरा पूरा वायर लटका हुआ तो पूरे पूरे वायर का वेट खींचाएगा mg फोर्स से, तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन mg होगी। और बताओ बिल्कुल यूनिफॉर्म वायर है, इससे बीच में टेंशन बिल्कुल लीनियरली चेंज करेगी, वो हमको पहले से ही पता था। तो बस हम बोल सकते हैं कि इस सिरे से किसी भी जनरल x डिस्टेंस पर टेंशन कितनी होगी m बाय x इंटू जी होगी, है ना? तो बस अब हम ऐसा करते हैं कि x डिस्टेंस पर टेंशन इतनी आ गई, बस ऐसा करते हैं कि यहाँ dx लेंथ का कोई बहुत छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, है ना? तो x डिस्टेंस पर dx लेंथ का कोई छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। तो बस तुम आराम से बताओ कि एलिमेंट x डिस्टेंस पर है, तो बताओ यहाँ टेंशन तो कितनी होगी m बाय x इंटू जी होगी, है ना? बोल सकते हैं कि एलिमेंट x डिस्टेंस पर है तो यहाँ टेंशन तो m बाय x इंटू जी होगी। और इस छोटे से एलिमेंट का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट भी देख सकते हैं। तो हमको पता है कि जो छोटा सा एलिमेंट है वो भी एक
छोटी स्प्रिंग के टाइप से काम करेगा और इसका भी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट YA/L होगा। तो YA/L क्या होगा इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ dx। या तो बस पक्का बोल सकते हैं कि एलिमेंट x डिस्टेंस पर है तो यहाँ टेंशन तो m/x into g होगी और ये जो छोटा सा एलिमेंट है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा YA/L इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ dx। बस छोटे से एलिमेंट में टेंशन इतना होगा, इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है, तो छोटे से एलिमेंट में खिंचाव कितना होगा सिंपली T/K। तो चलो इस छोटे से एलिमेंट में जो खिंचाव है उसको मैं डेल्टा dx लिख देता हूं। तो बताओ इस छोटे से एलिमेंट में खिंचाव कितना होगा सिंपली T अपन इस छोटे से एलिमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट। तो बस तुम बताओ कि x डिस्टेंस पर है इसलिए यहाँ टेंशन तो कितनी होगी m/x into g होगी। अपन इस छोटे से एलिमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा y अपन इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ dx। तो छोटे से एलिमेंट में खिंचाव इतना हो गया। चलो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना यार। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यार mg अपन YL ये सब बार इंटू x dx। तो बस छोटे से एलिमेंट में खिंचाव इतना आ गया। बस आराम से बताओ इस छोटे से एलिमेंट में स्ट्रेचिंग इतनी है तो पूरे वायर में टोटल स्ट्रेचिंग कितनी होगी इसका इंटीग्रेशन। तो लिख देता हूं कि छोटे से एलिमेंट में स्ट्रेचिंग इतनी है तो पूरे वायर में टोटल स्ट्रेचिंग तो पूरे वायर में टोटल स्ट्रेचिंग कितनी होगी इसका इंटीग्रेशन है ना। तो डायरेक्ट बताओ कि इंटीग्रेशन करेंगे तो mg बाय YL तो कांस्टेंट है बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो क्या क्या समझ गए ना कि किसी जनरल x डिस्टेंस पर टेंशन इतनी है और ये जो छोटा सा एलिमेंट है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट Y/L की जगह dx। तो छोटे से एलिमेंट में खिंचाव T अपन छोटे से एलिमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट। छोटे से एलिमेंट में स्ट्रेचिंग इतनी है तो पूरे वायर में टोटल स्ट्रेचिंग इसका इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट तो बाहर और अंदर इंटीग्रेशन x dx और लिमिट कहां से कहां तक x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L। तुम खुद बताओ ये x यहाँ से मेजर कर रहे हैं ना। तो पहला एलिमेंट ये होगा जिसके लिए x इक्वल टू 0 और लास्ट एलिमेंट ये जिसके लिए x इक्वल टू L। तो वायर x इक्वल टू 0 से L तक फैला हुआ है तो लिमिट भी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L ये लिखेंगे। इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो तुम बताओ कि x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x²/2। अपर लिमिट पे x की जगह L रखेंगे तो L²/2 माइनस लोअर लिमिट पे x की जगह 0 रखेंगे तो 0। तो इस पूरे वायर में टोटल स्ट्रेचिंग आ गई। जगह की थोड़ी कमी है इससे मैं नीचे लिख देता हूँ कितना आ गई mg ओपन YL इंटू L²/2। एक L से एक L कैंसिल हो गया तो टोटल स्ट्रेचिंग कितनी आ गई mg L ओपन 2YA। ये पूरे वायर में टोटल स्ट्रेचिंग या खिंचाव इतना आ गया। हाँ बच्चों देखो अभी तो वायर में स्ट्रेचिंग को हमने शरीफों के टाइप से बेसिक इंटीग्रेशन से किया लेकिन कोई चालाक पर्सन हो तो इसको स्मार्टनेस या शॉर्टकट से कर सकता है। तो देखो अब इसी चीज को हम शॉर्टकट से या चालाकी से करते हैं ठीक है ना। तो वही वायर से कोई ब्लॉक लटका ही नहीं है। खुद के वेट के कारण जो टेंशन है उसके कारण वायर में टोटल स्ट्रेचिंग निकालनी है ना है ना। तो तुम खुद बताओ ये तुम लॉजिकली सोच के बताओ कि इस बार खुद के वेट के कारण टेंशन है इसलिए सब जगह टेंशन अलग अलग तो होगी लेकिन बताओ लकीली जो वायर है वो यूनिफॉर्म है ना। देख के बताओ कि लकीली जो वायर है वो यूनिफॉर्म है इससे सब जगह टेंशन चेंज तो करेगी लेकिन लीनियरली चेंज करेगी। ये चीज न्यूटन्स लॉ में भी पढ़ी होगी और स्ट्रिंग वेव में भी तुमको बताया था। ठीक है तो ये ध्यान रखना कि खुद के वेट के कारण टेंशन है इससे टेंशन सब जगह अलग अलग होगी ना। लेकिन ध्यान रखना कि लकीली ये वायर यूनिफॉर्म है और वायर यूनिफॉर्म है इसलिए टेंशन पोजीशन के साथ चेंज तो करेगी लेकिन मतलब लीनियरली चेंज करेगी है ना। तो ये ध्यान रखना कि वायर बिल्कुल यूनिफॉर्म है इसलिए टेंशन पोजीशन के साथ चेंज तो करेगी लेकिन टेंशन पोजीशन के साथ लकीली लीनियरली चेंज करेगी ठीक है। और तुम बताओ कि टेंशन पोजीशन के साथ लीनियरली चेंज कर रही है मतलब इसमें तो अपना एवरेज का कंसेप्ट लगा सकते हैं है ना। तो ये ध्यान रखना इस सब जगह टेंशन अलग अलग तो है लेकिन वायर यूनिफॉर्म है इसलिए टेंशन चेंज तो करेगी लेकिन डिस्टेंस के साथ लीनियरली चेंज करेगी। और बस टेंशन लीनियरली चेंज करेगी मतलब हमको
लाइसेंस मिल गया, इसमें तो अपना एवरेज का जुगाड़ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तुम बताओ कि किसी भी वायर में स्ट्रेचिंग बेसिकली क्या होती है, टी बाय के, है ना? तो हमको पता है कि किसी भी वायर में, है ना, किसी वायर में स्ट्रेचिंग बेसिकली क्या होती है, टी बाय के। लेकिन इस बार सब जगह टेंशन अलग अलग है, तो इस बार स्ट्रेचिंग टी बाय के की जगह एवरेज टेंशन बाय के। और तुम बताओ, इस बार लकीली टेंशन डिस्टेंस के साथ लीनियरली चेंज कर रही है, इससे एवरेज टेंशन सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। ये स्मार्टनेस है। तो ये ध्यान रखना कि टेंशन के कारण किसी भी वायर में स्ट्रेचिंग बेसिकली क्या होती है, टी बाय के। लेकिन इस बार सब जगह टेंशन अलग अलग है, इसलिए इस बार वायर में टोटल स्ट्रेचिंग टी बाय के की जगह एवरेज टेंशन बाय के। और बताओ, इस बार यूनिफॉर्म वायर है, मतलब टेंशन डिस्टेंस के साथ लीनियरली चेंज कर रही है, इससे एवरेज टेंशन सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 ऐसे कर सकते हैं। तो बस अब इसको हम इस चालाकी से ही करते हैं। क्या हो रहा है, सॉरी, इसको चालाकी से ही करते हैं। ये तो यहाँ लिख सकते हैं यार। बताओ किसी वायर में, ये क्या हो रहा है, तुमको पता है किसी वायर में स्ट्रेचिंग बेसिकली टी बाय के, टेंशन सब जगह अलग अलग है, इसलिए इस बार स्ट्रेचिंग टी बाय के की जगह एवरेज टेंशन बाय के। और बस टेंशन लीनियरली चेंज कर रही है, इससे एवरेज टेंशन सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। तो बस हमको इनिशियल और फाइनल पॉइंट में तो लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन देखनी है, और ये तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है। तुम देखते ही बताओ कि लोएस्ट पॉइंट से कोई लटक रहा ही नहीं है ना, लोएस्ट पॉइंट से कोई लटकने वाला है ही नहीं, कोई खींचने वाला है ही नहीं, तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी, बिल्कुल जीरो। और अब हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन देखनी है, तो बताओ हाईएस्ट पॉइंट से तो पूरा पूरा वायर लटका हुआ है, तो उसको पूरे पूरे वायर का वेट खींचेगा mg फोर्स है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी, mg, है ना? तो बस अब हम बोल सकते हैं कि इस पूरे वायर में टोटल स्ट्रेचिंग P बाय K की जगह एवरेज टेंशन बाय K, और टेंशन लीनियरली चेंज कर रही है, इसलिए एवरेज टेंशन सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। तो इनिशियल पॉइंट पर टेंशन 0, फाइनल या हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन mg। तो बताओ एवरेज टेंशन इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 अपन के इस पूरे वायर का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, y बाय l। तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेचिंग कितनी आ गई, mgl बाय 2y। पहले हमने गधों से डिटेल में किया था, तब भी आंसर हुई, और इस शॉर्टकट से भी आंसर हुई। तो बस ध्यान रखना कि अब इस क्वेश्चन से इतना ज्यादा प्रेम नहीं है। ठीक है, तो अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए जिसमें यूनिफॉर्म वायर हो, तो इस बार टोटल स्ट्रेचिंग के लिए इंटीग्रेशन ही डायरेक्ट टोटल स्ट्रेचिंग टी बाय के की जगह एवरेज टेंशन बाय के, और एवरेज टेंशन सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, दैट्स ऑल। ये तो अब अगर क्वेश्चन आ गया डिटेल में नहीं, चालाकी से ही करेंगे। हाँ बच्चों देखो, अभी तो हमको पूरे वायर में टोटल खिंचाव निकालना है, स्ट्रेचिंग निकालनी थी। और देखो, वायर में टोटल स्ट्रेचिंग निकालनी हो तब तो एवरेज वाले जुगाड़ से काम चल जाता है, लेकिन कई बार हमको पूछता है कि इस पूरे वायर में टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, वो देखना है ना? तुम शक्ल देखते ही बताओ कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने में इस बार एवरेज का जुगाड़ काम करेगा या नहीं, नहीं करेगा। देखना, ये तो तुम खुद बताओ कि किसी भी वायर में स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर या फिर एफ स्क्वायर बाय 2, है ना? तो इलास्टिक पोटेंशियल जी बेसिकली हाफ के एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर बाय 2 की होती है। तो तुम बताओ कि जो इलास्टिक पोटेंशियल जी है वो एक्स या टेंशन के साथ लीनियरली नहीं नॉन लीनियरली चेंज करिए। तुम बताओ कि इलास्टिक पोटेंशियल जी एफ स्क्वायर या एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है ना, तो बस इलास्टिक पोटेंशियल जी एक्स स्क्वायर या एफ स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, मतलब ये जो इलास्टिक पोटेंशियल जी है वो एक्स या फोर्स के साथ लीनियरली नहीं नॉन लीनियरली चेंज कर रही है। और नॉन लीनियरली चेंज कर रही है मतलब इसमें एवरेज का जुगाड़ काम नहीं करेगा। ये तो शक्ल देखते आना चाहिए, इलास्टिक पोटेंशियल जी एक्स या टेंशन के साथ नॉन लीनियरली चेंज कर रही है, इसलिए इलास्टिक पोटेंशियल जी निकालने में एवरेज वाले जुगाड़ का काम नहीं चलेगा। इस बार तो हमको सीधे सारे बच्चों टाइप से इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन से भी हम कोई डरते थोड़ी है, कर सकते हैं ना। तो
उसके लिए वही चीज करेंगे, है ना? तो ये पूरे वायर को छोटे-छोटे एलिमेंट में डिवाइड करते हैं और वही यहाँ से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का कोई बहुत छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, है ना? हम देख चुके हैं कि यहाँ से किसी भी जनरल x डिस्टेंस पर देखें, है ना? अभी कर चुके हैं। यहाँ से किसी भी जनरल x डिस्टेंस पे देखें तो यहाँ टेंशन तो कितनी होगी m/x into g, और यहाँ अगर dx का कोई छोटा सा एलिमेंट लें तो इस छोटे से एलिमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा y/l की जगह dx। बस तुम आराम से बताओ, है ना? आराम से बताओ कि x डिस्टेंस पर ये जो dx का छोटा सा एलिमेंट लिया है ना, बस कॉन्फिडेंटली बताओ कि इस छोटे से एलिमेंट पर टेंशन तो कितनी होगी m/x into g, और छोटे से एलिमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है y/dx। बस इस छोटे से एलिमेंट में इलास्टिक पोटेंशियल जी कितनी स्टोर होगी वो देखना है। तो ये f² by 2 के वाला सही रहेगा ना? बताओ, इस छोटे से एलिमेंट में टेंशन इतना है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है, तो बताओ इस छोटे से एलिमेंट में इलास्टिक पोटेंशियल जी कितनी स्टोर होगी? f²/2 के, इसको t²/2 के भी लिख सकते हैं। तो t तो क्या होगा, इस एलिमेंट पर टेंशन तो होता है x डिस्टेंस पर है तो यहाँ टेंशन कितना होगा m/x into g, तो t स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका होल स्क्वायर अपन k क्या होगा इस छोटे से एलिमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इस छोटे से एलिमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट y/l की जगह इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ dx। तो बस छोटे से एलिमेंट में इलास्टिक पोटेंशियल जी इतनी आ गई। चलो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना यार? तो तब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यार, ये m² g² नीचे कितना आ जाएगा y/l², तो m² g² ये आएगा, और इधर क्या बचेगा x² into dx। बस आराम से बताओ कि इस छोटे से एलिमेंट में स्टोर्ड पोटेंशियल जी इतनी है, तो पूरे इलास्टिक वायर में टोटल स्टोर्ड पोटेंशियल जी कितनी होगी, इसका इंटीग्रेशन। तो डायरेक्ट बताओ कि इंटीग्रेशन करेंगे तो m² ये सब कांस्टेंट है बाहर, और अंदर कितना बचेगा इंटीग्रेशन x² dx, और लिमिट बस वायर x इक्वल 0 से l तक फैला हुआ है, तो लिमिट भी x इक्वल 0 से x इक्वल टू l। बस ये इंटीग्रेशन तो आराम से कर सकते हो ना? तुम बताओ x² dx है, x² dx का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, अपर लिमिट में x की जगह l रखेंगे तो l³ 3 माइनस लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखेंगे तो 0, ये l² से एक है ना, l² से l² कैंसिल हो गया, तो इस पूरे इलास्टिक वायर में टोटल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी यार, m² g², एक एल ही बचेगा ना, और नीचे क्या बचेगा 3ya। तो इस पूरे इलास्टिक वायर में स्टोर्ड पोटेंशियल जितनी हो गई। तो बस अब एक चीज ध्यान रखना, है ना, आगे तुम्हारे दिमाग में देखते आ जाना चाहिए। बताओ टोटल स्ट्रेचिंग निकालने में तो एवरेज का जुगाड़ लगा सकते हैं, लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल जी एफ और एक्स के साथ नॉन लीनियरली चेंज करते हैं, इसलिए इसमें एवरेज का जुगाड़ काम नहीं करेगा, इसमें शरीफों के टाइप से इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। सॉरी बच्चों, इसमें थोड़ी गलती हो गई, t²/2 के 2 में भूल गया है, इधर 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, तो यहाँ नीचे डिवाइड बाय 3 की जगह डिवाइड बाय 6 आएगा, ये थोड़ी सी गलती हो गई। तो बच्चों देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं तुमको करने के लिए दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो इस बार भी हमको दे रखा है कि यूनिफॉर्म स्टील का कोई इलास्टिक वायर है, इसका टोटल मास 3 kg, लेंथ l, क्रॉस सेक्शन एरिया a और यंग मॉडुलस y है। अब इस बार हमने क्या किया है कि इससे केवल 2 kg का ही ब्लॉक लटकाया है, तो साफ साफ दिख रहा है कि इस बार भी ब्लॉक और वायर दोनों का मास कंपेरेबल है। बस हमको देखना है कि इस बार वायर में टोटल स्ट्रेचिंग या टोटल खिंचाव कितना होगा वो देखना है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो। चलो जो सिंसियर बच्चा होगा उसने कर लिया होगा। अब मैं इसको एक बार बता देता हूँ। फिर तो हमको दे रखा है कि यूनिफॉर्म वायर है जिसका मास 3 kg, लेंथ l, क्रॉस सेक्शन एरिया a और यंग मॉडुलस y, और इससे हमने 2 kg का ब्लॉक लटकाया है। बस इस वायर में टोटल स्ट्रेचिंग या खिंचाव कितना होगा वो देखना है। इस बस देखते हैं बोल
है ना? देखते ही बोल सकते हैं कि बताओ इस बार भी वायर और ब्लॉक दोनों का मास कंपेरेबल है ना भाई? तुम देख सकते हैं कि इस बार भी वायर और ब्लॉक दोनों का मास कंपेरेबल है, इसलिए इस बार भी वायर में जो टेंशन होगी वो ब्लॉक के वेट के कारण भी होगी और वायर के खुद के वेट के कारण भी होगी। और हमको पता है कि खुद के वेट के कारण टेंशन होगी तो टेंशन नॉन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है? बस टेंशन नॉन यूनिफॉर्म तो हर एक एलिमेंट में खिंचाव भी नॉन यूनिफॉर्म, पूरे वायर में टोटल खिंचाव कितना होगा वो देखना है। तो इजीली कर सकते हैं ना? तो तुम देखते ही बताओ कि इस बार दोनों का मास कंपेरेबल है, इससे टेंशन ब्लॉक के वेट के कारण तो होगी लेकिन वायर की खुद के वेट के कारण भी होगी। खुद के वेट के कारण टेंशन होगी तो टेंशन अलग-अलग होगी सब जगह। अब तुम बताओ कि सब जगह टेंशन अलग-अलग तो होगी लेकिन लकीली वायर यूनिफॉर्म है। और बताओ वायर यूनिफॉर्म है इसलिए टेंशन डिस्टेंस के साथ लीनियरली चेंज करेगी, मतलब इसमें भी बिंदास एवरेज का यूज कर सकते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि टेंशन के कारण वायर में खींचाव या स्ट्रेचिंग बेसिकली क्या होती है, टी बाई के। इस बार सब जगह टेंशन अलग-अलग है, तो इस बार स्ट्रेचिंग टी बाई के की जगह एवरेज टेंशन बाई के। और हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि बताओ यूनिफॉर्म वायर है, टेंशन लीनियरली चेंज करेगी, इसलिए एवरेज टेंशन सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2a लिख सकते हैं। तो बस उसके लिए हमको इनिशियल पॉइंट मतलब लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी और फाइनल पॉइंट मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी वो देखना है, और ये तो हम बिल्कुल मुंह जुबानी कर सकते हैं। चलो सबसे पहले हमको वायर के लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन देखनी है। तो बस बिल्कुल बिल्कुल अनपढ़ के टाइप से हम बोल सकते हैं कि बताओ इसके लोएस्ट पॉइंट से 2 केजी का ब्लॉक लटका हुआ है ना? सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि इसके लोएस्ट पॉइंट से 2 केजी का भार लटका हुआ है, तो उसको 2 केजी का वेट खींचेगा कितने फोर्स से? 2g मतलब 20 न्यूटन, है तो बोल सकते हैं। इससे 2 केजी का वेट लटका हुआ है तो उसको 2 केजी का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स खींचेगा, 2g मतलब 20 न्यूटन फोर्स है, तो इधर टेंशन कितनी होगी? 20 न्यूटन। और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन तो साफ-साफ दिख रहा है ना? साफ-साफ दिख रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट से तो पूरा-पूरा सिस्टम लटका हुआ है, तो उसको तो पूरे-पूरे सिस्टम का वेट खींचेगा और कितने फोर्स से? m टोटल इंटू g, तो m टोटल 2 प्लस 3 मतलब 5g मतलब 50 न्यूटन। तो बताओ इस पूरे सिस्टम का टोटल वेट है, टोटल ग्रेविटेशन फोर्स 5g मतलब 50 न्यूटन। तो ये पूरा सिस्टम इस हाईएस्ट पॉइंट को इतने फोर्स से खींचेगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन भी कितनी होगी? 50 न्यूटन। तो बस लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन 20 और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 50। तो बस डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस वायर में टोटल स्ट्रेचिंग कितनी होगी? टी बाई के की जगह एवरेज टेंशन बाई के, और एवरेज टेंशन कितनी होगी? सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। तो द इनिशियल पॉइंट पर टेंशन 20, फाइनल पॉइंट पर टेंशन 50, तो एवरेज टेंशन इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 अपन के इस वायर का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस पूरे वायर का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? Y बाय L। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यार? ये 35 आ जाएगा ना? 35 L upon Y, ये वायर में टोटल स्ट्रेचिंग आ गई। और तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, बताओ टोटल स्ट्रेचिंग है ना? टोटल स्ट्रेचिंग में तो एवरेज का जुगाड़ लगा सकते हैं, लेकिन अगर उसमें स्टोर टोटल इलास्टिक पोटेंशियल ही पूछी होती तो फिर एवरेज का जुगाड़ काम नहीं करता, हमको बेसिक इंटीग्रेशन से करना होता। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने इंटीग्रेशन से किया था, वैसे इसमें भी इलास्टिक पोटेंशियल जी को इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी अपने क्वेश्चन में ज्यादातर स्ट्रेचिंग ही पूछता है। हाँ बच्चों देखो, अब इसी कंसेप्ट पे बेस कुछ किताबी क्वेश्चन करते हैं, वो देख लेना। ये तो क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो इस बार हमको दे रखा है कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर एम मास और एल एन की कोई यूनिफॉर्म वायर रखा हुआ है, या चलो मान लेते हैं कोई यूनिफॉर्म भारी रस्सी रखी हुई है ना? तो वही कि इसका मास एम, इसकी लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और ये है ना जो वायर है, जो रस्सी है वो इलास्टिक है, उसके यंग मॉडुलस वाई दे रखा है, ठीक है? और स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। अब इसको मूव कराने के लिए हम क्या करें? आगे की ओर फोर्स लगा रहे हैं। ये तो उसको मूव कराने के लिए हम पीछे की ओर तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं, बस इस सिरे को एफ फोर्स से हम आगे की ओर खींच रहे हैं। ये तो हमको पता है कि इस रस्सी या इस वायर को एफ फोर्स से आगे की ओर खींचे तो इस वायर या इस रोप में टेंशन क्रिएट होगी,
बस हमको देखना है कि टेंशन के कारण इस वायर है, इस रस्सी में हल्का-सा खिंचाव कितना होगा वो देखना है। बस इसको भी हम मूर्खताएँ तो बहुत कर चुके हैं, इसको भी हम बिल्कुल चालाकी से, स्मार्टनेस से ही करेंगे, ठीक? स्टार्ट करते हैं। तो स्मूथ सरफेस पर कोई यूनिफ़ॉर्म वायर या यूनिफ़ॉर्म रस्सी रखी हुई है, जिसका यंग मॉडुलस y है ना, इसके इस सिरे को तो खींच नहीं रहे, लेकिन इस सिरे पर F का कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। तो इसमें टोटल स्ट्रेचिंग कितनी होगी वो देखना है। देखो, ये क्वेश्चन तुमने न्यूटन्स लॉ में किए होंगे ना, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन तुमने न्यूटन्स लॉ में किए होंगे। ठीक है, तो इस बार इस रस्सी में टेंशन डिस्टेंस के साथ किस टाइप चेंज करेगी, उसका ग्राफ तुम लॉजिकली बना सकते हो, बिना कैलकुलेशन के लॉजिकली बना सकते हो, ठीक है? तो चलो तुम अपने स्मार्टनेस से बताओ कि बताओ रस्सी के इस सिरे को F फोर्स से खींचते हैं तो यहाँ टेंशन कितनी होगी, F, है ना? कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि रस्सी के इस सिरे को F फोर्स से खींचते हैं तो यहाँ टेंशन कितनी होगी, F, और रस्सी के इस सिरे को हम खींच ही नहीं रहे, इसलिए यहाँ टेंशन बिल्कुल 0। तो बस बोल सकते हैं कि इस सिरे को F फोर्स से खींच रहे हैं तो यहाँ टेंशन F, इस वाले सिरे को हम खींच ही नहीं रहे, इसलिए यहाँ टेंशन 0। और हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि रस्सी बिल्कुल यूनिफॉर्म है, इसलिए बीच में टेंशन लीनियरली चेंज करेगी। है ना? इसका डिटेल तुमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट चालाकी से ही कर सकते हैं। इस सिरे को F फोर्स से खींच रहे हैं तो यहाँ टेंशन F, इस सिरे को खींच ही नहीं रहे तो यहाँ टेंशन 0, और ये रस्सी या वायर यूनिफॉर्म है, इससे बीच में टेंशन लीनियरली चेंज करेगी। बस टेंशन के कारण वायर में स्ट्रेचिंग कितनी होगी वो देखना है। बस यहाँ भी अपना एवरेज का जुगाड़ लगा सकते हैं ना। बस तुम आराम से बताओ कि इस बार भी टेंशन सब जगह अलग-अलग तो होगी, है ना? इस बार भी रस्सी में सब जगह टेंशन अलग-अलग तो होगी, लेकिन लकीली ये वायर और रस्सी यूनिफॉर्म है, इससे टेंशन चेंज तो करेगी लेकिन लीनियरली चेंज करेगी। है तो स्मार्टली बोल सकते हैं कि इस बार सब जगह टेंशन डिस्टेंस के साथ चेंज तो करेगी, लेकिन ये वायर है, रस्सी यूनिफॉर्म है, इससे टेंशन लीनियरली चेंज करेगी, और टेंशन लीनियरली चेंज करेगी मतलब यहाँ भी हमको लाइसेंस मिल गया, यहाँ भी एवरेज का यूज कर सकते हैं। है ना? तो हमको अच्छे पता है कि टेंशन के कारण वायर में स्ट्रेचिंग बेसिकली क्या होती है, E by K। इस बार सब जगह टेंशन अलग-अलग है, इसलिए स्ट्रेचिंग एवरेज टेंशन बाय K। और हमको पता है कि ये वायर और रस्सी यूनिफॉर्म है, मतलब टेंशन लीनियरली चेंज कर रही है, तो एवरेज टेंशन बिंदास T इनिशियल प्लस T फाइनल बाय 2 ये लिख सकते हैं। तो बस लिख देता हूँ कि इस बार पूरे वायर या पूरी रस्सी में स्ट्रेचिंग कितनी होगी, एवरेज टेंशन बाय K, जहाँ एवरेज टेंशन इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर टेंशन तो कोई बच्चा ही बता सकता है, बताओ। रस्सी के इस सिरे को F फोर्स से खींचते हैं, इससे यहाँ टेंशन F, इस सिरे को खींच ही नहीं रहे, इसलिए यहाँ टेंशन 0। तो बताओ एवरेज टेंशन सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, तो इस इनिशियल पॉइंट पर टेंशन 0, इस फाइनल पॉइंट पर टेंशन F, तो एवरेज टेंशन इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 अपन K, इस वायर और रस्सी का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, Y by L। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल स्ट्रेचिंग कितनी आ जाएगी, FL ओपन 2Y, ये वायर में टोटल स्ट्रेचिंग आ गई। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में टेंशन डिस्टेंस के साथ लीनियरली कैसे चेंज करती है, ये चीज तुम न्यूटन्स लॉ में पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यूज किया। लेकिन अगर कोई न्यूटन्स लॉ में इस चीज को भूल गया हो तो एक बार फटाफट बता भी देता हूँ कि इस केस में टेंशन, है ना, किसी भी जनरल एक्स डिस्टेंस पर टेंशन कैसे निकालते हैं वो देख लेना, ठीक है? जो न्यूटन्स लॉ में तुमने पढ़ा होगा। ये तो वही केस को एक बार कर लेता हूँ। ये तो एम मास और एल एन की कोई यूनिफॉर्म रस्सी है जिसको स्मूथ सरफेस पे रखा है। इधर तो कोई फोर्स नहीं लगा रहे, लेकिन इस सिरे पर एफ का कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। तो हमको देखना है कि इस सिरे से किसी भी जनरल एक्स डिस्टेंस पर टेंशन कितनी होगी वो देखना है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन तुमने न्यूटन्स लॉ में किए होंगे ना, तो तुमको पता होगा कि किसी बीच वाले पॉइंट पर टेंशन निकालनी है तो उसका सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि सबको एक साथ लेकर के तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, और टेंशन निकालना हो तो इतने पार्ट का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो चलो पहले एक्सेलरेशन निकालना है, तो बताओ पहले वाले पार्ट में हमको केवल एक्सेलरेशन निकालना है, बाकी बीच वाली सारी टेंशन को छुपाना है।
तो पता होगा कि बीच वाली सारी टेंशन छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी रस्सी को एक साथ कंसीडर करते हैं, एक सिस्टमेटाइज से मान लेते हैं और पढ़ा होगा ये पूरी रस्सी को एक साथ लें तो बीच वाली सारी टेंशन होते हुए भी छुप जाती हैं या तुम्हारे शब्दों में इंटरनल हो जाती हैं। बस अब एक्सटर्नल फोर्स केवल एफ ही होगा ना, तो बस आराम से बताओ कि एक साथ ले लेंगे तो बीच वाली टेंशन छुप जाएगी, तो आराम से बताओ कि पूरे सिस्टम पर आगे की ओर ले जाने वाला फोर्स एफ, पीछे की ओर ले जाने वाला कोई फोर्स है ही नहीं, तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना होगा एफ, और ये नेट ड्राइविंग फोर्स टोटल कितने मास को ढो रहा है, एम मास को। तो बस इस पूरी रस्सी का एक्सेलरेशन तो कितना आ गया, एफ बाय एम आ गया, है ना, और पूरी रस्सी का एक्सेलरेशन एफ बाय एम है, तो बताओ इस पार्ट का भी एक्सेलरेशन एफ बाय एम ही होगा और इस पार्ट का भी एक्सेलरेशन एफ बाय एम ही होगा। तो बताओ शॉर्टकट से तो एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब हमको पूछा है कि इस सिरे से किसी भी जनरल एक्स डिस्टेंस पर टेंशन कितनी होगी वो देखना है, तो टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इतने टुकड़े को अलग से कंसीडर करेंगे, अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो ये टेंशन निकालने के लिए, है ना, एक साथ लेने से जो टेंशन छुप गई थी ना, अब निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इतने टुकड़े को ये तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इतने टुकड़े का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मतलब पूरी रस्सी पे नहीं, अकेले इस टुकड़े पर कौन-कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तो तुम बताओ कि एक्स लेंथ का जो टुकड़ा है, उस पर रियल फोर्स कौन-सा लगेगा? केवल आगे वाला पार्ट खींचेगा टेंशन T से और कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। बस अब अकेले इस टुकड़े के लिए न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, मतलब अकेले इस टुकड़े पर रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स इक्वल टू अकेले इस टुकड़े का मास इनटू एक्सेलरेशन। बताओ अकेले इस टुकड़े पर रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स केवल T इक्वल टू अकेले इस टुकड़े का मास, तो इस पार्ट के मास के लिए यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो इस टुकड़े का मास m बाय एल एक्स इंटू एक्सेलरेशन a, जहाँ a को हम f बाय m लिख सकते हैं। तो इससे सॉल्व करेंगे तो टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा और आगे सॉल्व कर लेना। सॉल्व करोगे तो किसी भी जनरल x डिस्टेंस पर टेंशन कितनी आएगी, f बाय एल इंटू एक्स, तो बस टेंशन x की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, मतलब टेंशन लीनियरली चेंज करेगी। देखो ये सब तो न्यूटन्स लॉ में पढ़ चुके हैं, इसलिए अब बार-बार मूर्खों टाइप से इतना सॉल्व करने का टाइम नहीं है, शक्ल पहचान लेना, है ना, कि इस बार पूरे वायर में सब जगह टेंशन अलग-अलग तो होगी लेकिन यूनिफॉर्म वायर है, इससे टेंशन लीनियरली चेंज करेगी, है ना? ये ध्यान रखना। अब देखो अभी तो हमने टेंशन किसी भी जनरल एक्स डिस्टेंस पर टेंशन को शेरिफ टाइप से न्यूटन्स लॉ से निकाला, लेकिन कोई जुगाड़ू पर्सन हो तो उसको डायरेक्ट निकाल सकता है ना? चलो तुम बताओ, ये हमको पूछे कि यहाँ से किसी भी जनरल एक्स डिस्टेंस पर टेंशन कितनी होगी, मतलब टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है, इसको तुम चालाकी से भी कर सकते हो, ठीक है। ये तुम देखते ही बताओ कि इस सिरे पर, है ना, तुम देखते ही बताओ कि इस सिरे पर कोई खींचने वाला, है ना, इस सिरे को हम खींच ही नहीं रहे हैं, तो इस सिरे पर हम तो एक्स इक्वल 0 पर टेंशन 0 होगी और इस सिरे को F फोर्स से खींच रहे हैं, तो इस सिरे मतलब x इक्वल टू L पर टेंशन कितनी होगी F, और यूनिफॉर्म रस्सी है, इसके बीच में टेंशन लीनियरली चेंज करेगी। बस तुम बताओ कि टेंशन डिस्टेंस के साथ लीनियरली चेंज कर रही है, इसलिए टेंशन और x में रिलेशन के लिए हम सिंपली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। और तुम बताओ कि इस बार 2 पॉइंट दे रखे हैं ना, बताओ इस सिरे पे मतलब x इक्वल 0 पर टेंशन 0 और इस सिरे पर मतलब x इक्वल L पर टेंशन F है, 2 पॉइंट दे रखे हो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं ना, उसके लिए वही 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। बस 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, और बीच में टेंशन लीनियरली चेंज करिए तो t और x में रिलेशन के लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये पढ़ा होगा कि 2 पॉइंट दे रखे हो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है बताओ, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो बस कर सकते हैं ना, तो बस तुम बताओ कि इसमें, है ना, t और x में चलो मान लेते हैं कि जो x है वो तो x कोऑर्डिनेट का काम कर रहा है और टेंशन y कोऑर्डिनेट का काम कर रहा है। बस अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का यूज कर सकते हैं ना, तो y का काम t कर रहा है, तो y की जगह t माइनस y1 की जगह t1, तो यहाँ टेंशन 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 की जगह t2 माइनस t1, तो t2 कितना है f माइनस t1 0 ओपन x2 माइनस x1 की जगह क्या आएगा, x2 की जगह तो l माइनस x1 की जगह 0 इंटू x माइनस x1 की जगह 0, तो इससे t एज ए फंक्शन ऑफ f
कितना आ गया बताओ, एफ बाय एल इंटू एक्स। तो बस अब किसी भी जनरल एक्स डिस्टेंस पर टेंशन निकालनी हो तो शरीफों टाइप से न्यूटन्स लॉ लगाने की जगह ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये सब तुमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा होगा। अगर कोई भूल रहा हो तो मैंने ये मूर्खों टाइप से बता भी दिया, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ रहा हूँ, तो देखो अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें तो हमको इस वायर है रस्सी में केवल स्ट्रेचिंग पूछी थी, और स्ट्रेचिंग में तो एवरेज का जुगाड़ काम कर जाता है, लेकिन सेकेंड पार्ट में पूछा है कि इस पूरे वायर इस पूरी रस्सी में स्टोर टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो देखना है ना। और हम पढ़ चुके हैं, हमको अच्छे पता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एक्स और एफ के साथ नॉन लीनियरली चेंज करती है, इससे उसमें एवरेज का जुगाड़ काम नहीं करेगा। यहाँ तो हमको बेसिक इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा, तो डरते नहीं है ना, कर सकते हैं ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वही इस पूरे वायर को, इस पूरी रस्सी को छोटे-छोटे एलिमेंट में बाँटते हैं, और यहाँ से x डिस्टेंस पर dx का कोई छोटा-सा एलिमेंट लेते हैं। तो बताओ ये एलिमेंट x डिस्टेंस पर है, तो बताओ यहाँ टेंशन तो कितनी होगी बताओ, F बाय L इंटू x होगी। और बताओ इस छोटे से एलिमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, y अपन L की जगह छोटे से एलिमेंट की लेंथ dx। तो बस बताओ इस छोटे से एलिमेंट पर टेंशन इतना है और छोटे से एलिमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है, तो बताओ इस छोटे से एलिमेंट में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, एफ स्क्वायर बाय 2k की जगह टी स्क्वायर बाय 2k। तो टी कितना है बताओ, एफ बाय एल इंटू एक्स, तो टी स्क्वायर इसका स्क्वायर हो गया अपन 2, और के इस छोटे से एलिमेंट का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट वाई अपन dx। तो बता छोटे से एलिमेंट में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यार, ये एफ स्क्वायर अपन 2 y a l स्क्वायर ये आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर dx। तो बस छोटे से एलिमेंट में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, बस छोटे से एलिमेंट में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। तो इस पूरे रॉड में टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसमें एफ स्क्वायर ओपन 2 y a l स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है बाहर, और अंदर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l। तो डायरेक्ट बताओ कि एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, लिमिट रखेंगे तो l क्यूब बाय 3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0। आगे सॉल्व कर सकते हो, बाकी नॉर्मली इस क्वेश्चन में स्ट्रेचिंग तक ही पूछता है। हाँ बच्चों, इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ ध्यान से देखना। देखो इस बार भी हमको दे रखा है कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर हमने कोई यूनिफॉर्म इलास्टिक रस्सी रख दी है, इलास्टिक वायर रख दिया है, ठीक है। इसका मास m, लेंथ l, क्रॉस सेक्शन एरिया a और यंग मॉडुलस y। और पिछले क्वेश्चन में तो एक ही तरफ से फोर्स लगा रहे थे, लेकिन इस बार दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। तो वायर का ये वाला जो है ना, रस्सी का ये वाला जो सिरा है उसको 2f के फोर्स से खींच रहे हैं, और इस सिरे को f फोर्स से खींच रहे हैं। तो बस हमको देखना है कि इस बार भी टेंशन होगा ना, तो इस बार टेंशन के कारण इस बार वायर में टोटल स्ट्रेचिंग कितनी होगी वो देखना है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इसको करके बताओ। चलो बच्चों, शायद तुमने कर लिया होगा, एक बार देख लेना, ठीक है। वो एक स्मूथ सरफेस पर यूनिफॉर्म इलास्टिक रस्सी रखी है ना, इस सिरे को 2f और इससे f4 से खींच रहे हैं, इसमें टोटल स्ट्रेचिंग देखनी है। तो देखो यहाँ भी है ना यहाँ भी रोप में टेंशन कैसे चेंज करेगा वो हम लॉजिकली देख सकते हैं, है ना। तो बस तुम कॉमन सेंस से बताओ है ना, तो तुम कॉमन सेंस से बताओ कि रस्सी के इस सिरे को 2f फोर्स से खींचते हैं तो यहाँ टेंशन कितना होगा 2f, और रस्सी के इस सिरे को f फोर्स से खींचते हैं तो यहाँ टेंशन f होगा, है ना। देखते ही कर सकते हैं कि इस सिरे को 2f फोर्स से खींचते हैं तो यहाँ टेंशन 2f, और इस सिरे को f फोर्स से खींचते हैं तो यहाँ टेंशन f होगी। और बताओ लग के लिए जो रस्सी है वो यूनिफॉर्म है, तो बस रस्सी यूनिफॉर्म है, इससे बीच में टेंशन बिल्कुल लीनियरली चेंज करेगा, और बस टेंशन लीनियरली चेंज करेगा मतलब यहाँ भी बिंदास एवरेज का यूज कर सकते हैं। ठीक, हमको पता है कि टेंशन के कारण किसी भी वायर या रस्सी में खींचाव बेसिकली क्या होता है T बाई के, टेंशन अलग अलग है तो एवरेज टेंशन बाई के, और यूनिफॉर्म रस्सी है, टेंशन लीनियरली चेंज कर रही है इससे एवरेज टेंशन सिंपली
इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, बस इसमें स्ट्रेचिंग कितनी होगी एवरेज टेंशन बाय के, जहाँ एवरेज टेंशन इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे टेंशन कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है, तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि रस्सी के इस सिरे को F4 से खींचते हैं तो यहाँ टेंशन कितनी होगी F, और रस्सी के इस सिरे को 2F4 से खींचते हैं तो यहाँ टेंशन 2F। तो बताओ एवरेज टेंशन सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, तो इनिशियल पॉइंट पर टेंशन F, फाइनल पॉइंट पर 2F, तो एवरेज टेंशन इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 अपन के इस पूरे रस्सी का स्प्रिंग सॉरी ये केस पूरे रस्सी का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा y बाय एल। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3f बाय 2 इंटू एल बाय वाई। इस तरह से निकाल सकते हैं और समझते हैं स्ट्रेचिंग के लिए जुगाड़ लगेगा अगर इलास्टिक पोटेंशियल निकालनी हो, है ना। हमको बताए कि इस पूरे वायर में स्ट्रेचिंग निकालनी हो तभी एवरेज का जुगाड़ काम करेगा। बाकी अगर इसमें स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल निकालनी है तब तो हमको इंटीग्रेशन से करना होगा, तो वो भी निकाल सकते हैं ना। वैसे तो इलास्टिक पोटेंशियल इधर कम ही पूछता है लेकिन पूछे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। बस इलास्टिक पोटेंशियल जी के लिए तो हमको इंटीग्रेशन करना होगा, और इंटीग्रेशन के लिए इस तरह से किसी भी जनरल एक्स डिस्टेंस पर टेंशन देखना है, मतलब टेंशन और एक्स में रिलेशन निकालना है। बस अब ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, वही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से ही करेंगे, है। तो हमको अच्छे पता है कि यूनिफॉर्म रस्सी इससे टेंशन डिस्टेंस के साथ लीनियरली चेंज करेगी, इससे टी और एक्स में रिलेशन के लिए हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। बताओ 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 पॉइंट पता है ना। बताओ x इक्वल टू 0 पर टेंशन कितनी f, और इस सिरे पर मतलब x इक्वल टू l पे टेंशन कितनी है 2f। बस t और x में रिलेशन के लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का यूज करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्मूला, वही y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। चलो जो x है वो तो x का काम कर रहा है और टेंशन y का काम कर रही है, तो बताओ y की जगह t माइनस y1 की जगह t1 जो कि f है इक्वल टू y2 माइनस y1 की जगह t2 माइनस t1 मतलब 2f माइनस f अपन x2 माइनस x1 की जगह l माइनस 0 इंटू x माइनस x1 की जगह 0। तो इससे टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x कितना आ गया यार, कितना आ गया है f प्लस एफ बाय एल इंटू एक्स, या f को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस x बाय एल, ये टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। बस बताओ किसी भी वही जनरल x डिस्टेंस पर dx का छोटा सा एलिमेंट लेंगे, तो तक ये x डिस्टेंस पर इतना टेंशन तो इतना होगा, और इस छोटे से एलिमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा y, अपन छोटे से एलिमेंट की लें dx। तो बस बताओ छोटे से एलिमेंट में स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल जी कितनी होगी t स्क्वायर बाय 2 के, तो t तो कितना है f इंटू 1 प्लस एक्स बाय एल, तो टी स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा अपन 2, और k इसका छोटे से एलिमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट y बाय dx, है ना। तो बस छोटे से एलिमेंट में स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल जितनी है, तो टोटल इलास्टिक पोटेंशियल के लिए इसका इंटीग्रेशन और लिमिट x इक्वल 0 से l, तो इसको भी तुम इजीली कर सकते हो। बाकी चिंता मत करना, अपने एग्जाम में ज्यादातर स्ट्रेचिंग तक ही पूछता है, ये इलास्टिक पोटेंशियल जी लेंदी होती है इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, आ गया तो तुम निपट सकते हो। हाँ बच्चों देखो इलास्टिसिटी में सारे कैलकुलेशन वाले तो क्वेश्चन हमने कर लिए, है ना, सारे मैथमेटिकल क्वेश्चन कर लिए। अब इस चैप्टर में सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि स्टील जैसा अगर कोई इलास्टिक वायर हो तो उसके लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ कैसा होगा वो देख लेते हैं, है ना। और हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो इस एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं, लेकिन यहाँ हमको केवल उसके रिजल्ट ही देखने हैं। ये तो हम देखते हैं कि स्टील जैसा कोई इलास्टिक वायर है उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ कैसा होता है वो देखते हैं। फिर चलो इस बार मान लेते हैं कि स्टील जैसा कोई हल्का इलास्टिक वायर है, और उसमें टेंशन या स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए उससे हमने बहुत भारी कोई ब्लॉक लटका दिया है। ठीक है, तो भारी ब्लॉक लटकाएंगे तो उसके वेट के कारण वायर में टेंशन होगी, और टेंशन फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को स्ट्रेस बोलते हैं, और स्ट्रेस के कारण वायर हल्का सा खींच जाएगा, मतलब वायर में स्ट्रेन भी जनरेट होगा। ठीक,
अब देखो, अब हमको स्ट्रेस चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लटकाए गए वेट को बढ़ाते हैं। जैसे पहले 1 केजी का वेट लटकाया, फिर 2 केजी का, 3 केजी का, 4 केजी का, इस तरह से टेंशन या स्ट्रेस को चेंज करने के लिए लटकाया गया वेट बढ़ाते हैं। तो जैसे-जैसे लटकाया गया वेट बढ़ाएँगे, वैसे-वैसे वायर में टेंशन भी बढ़ेगी, तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ेगा तो वायर में स्ट्रेचिंग भी बढ़ेगी, मतलब स्ट्रेन भी बढ़ेगा। बस हमको देखना है कि जैसे-जैसे इस वायर में स्ट्रेस बढ़ाते हैं, वैसे-वैसे इसमें स्ट्रेचिंग या स्ट्रेन किस तरह से चेंज करेगा, इसका ग्राफ बनाना है। ये तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो हम लोग इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली करते हैं। लेकिन अपने इस 11th या जेईई लेवल पर हमको इसके केवल रिजल्ट ही ध्यान में रखना है, ठीक है? ये तो जैसे-जैसे स्ट्रेस बढ़ाएँगे, वैसे-वैसे इस वायर में स्ट्रेचिंग या स्ट्रेन किस तरह से चेंज होगा, वो देखना है। वाई एक्सिस पे हम स्ट्रेस लेते हैं। ऑब्वियसली वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करें, वो लिख नहीं रहा हूँ। तो वाई एक्सिस पर हम स्ट्रेस लेते हैं, जिसको सिग्मा बोलते हैं, और एक्स एक्सिस पर हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लेते हैं, और स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेचिंग ओपन इनिशियल लेंथ, है ना? तो बस जैसे-जैसे वायर में स्ट्रेस बढ़ाएँगे, वैसे-वैसे स्ट्रेन किस तरह से चेंज करेगी, उसका ग्राफ बनाना है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना कि शुरू में तो हम स्ट्रेस बढ़ाएँगे, तो है ना, शुरू में तो हम स्ट्रेस बढ़ाएँगे तो प्रोपोर्शनली स्ट्रेन भी बढ़ेगी। मतलब शुरू में तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। है तो ध्यान रखना कि शुरू में जैसे-जैसे स्ट्रेस बढ़ाएँगे, स्ट्रेन भी बढ़ेगी, लेकिन लीनियरली बढ़ेगी। मतलब शुरू में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, है ना? तो ये ध्यान रखना है, शुरू में स्ट्रेस बढ़ाएँगे तो प्रोपोर्शनली स्ट्रेन भी बढ़ेगी, मतलब शुरू में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और हमको पता है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। बस इसको स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू mx से कंपेयर करेंगे, तो इसमें स्लोप का काम कौन करेगा? यंग मॉडुलस y। बस हम बोल सकते हैं कि शुरू में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन के स्लोप का काम कौन करेगा? यंग मॉडुलस y करेगा, ठीक है? और अच्छे ध्यान रखना कि जिस स्ट्रेस तक या जिस लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं, ये तो ध्यान रखना कि जिस लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, उस लिमिट को प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बोलते हैं, इसको हुक्स लिमिट बोलते हैं। ये स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये जो फॉर्मूला है वो हुक जो साइंटिस्ट था उसने दिया था, इसलिए इसको हुक्स लिमिट बोलते हैं। है तो पहली चीज, ये जो हुक्स लिमिट है, इसको पॉइंट ए से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ध्यान रखना कि शुरू में स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो प्रोपोर्शनल स्ट्रेन भी बढ़ेगा। और ध्यान रखना कि जिस स्ट्रेस तक या जिस लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, उस लिमिट को प्रोपोर्शनलिटी लिमिट या हुक्स लिमिट बोलते हैं, जिसको पॉइंट ए से रिप्रेजेंट किया है ना? और तो मान के चलना है, तो मान के चलना कि हमने अभी तक इलास्टिसिटी में जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, ध्यान रखना कि हमने अभी तक इलास्टिसिटी में जितने भी क्वेश्चन किए हैं, हर क्वेश्चन में स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मानते थे, इसलिए मान के चलना कि हमने अभी तक इलास्टिसिटी के जितने भी क्वेश्चन किए हैं, वो सब प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर-अंदर ही किए हैं। ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि इलास्टिसिटी के हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, सारे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर-अंदर ही किए हैं। तो ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट या हुक्स लिमिट देख लीजिए। अब चलो ऐसा करते हैं कि स्ट्रेस, है ना, मान लेते हैं स्ट्रेस प्रोपोर्शनलिटी लिमिट से भी और ज्यादा बढ़ाया है, तो ध्यान रखना कि अगर स्ट्रेस को प्रोपोर्शनलिटी लिमिट से भी और ज्यादा बढ़ाएंगे, तो अभी भी वायर इलास्टिक बिहेव तो करेगा, मतलब छोड़ने पर अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस तो पहुंच जाएगा, लेकिन अब स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ऐसा नॉन लीनियर हो जाएगा, है ना? तो ये ध्यान रखना चाहिए। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि अगर अगर स्ट्रेस प्रोपोर्शनलिटी लिमिट से भी ज्यादा कर दें, है ना, तो वही स्ट्रेस अगर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट से भी ज्यादा कर दें, तो अभी भी वायर इलास्टिक तो बिहेव करेगा, मतलब छोड़ने पर अपनी इनिशियल पोजीशन में एग्जैक्टली पहुंच तो जाएगा, लेकिन अब स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, मतलब अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, ठीक है ना? तो ध्यान रखना कि
अब स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, ग्राफ कर्व्ड हो जाएगा, लेकिन अभी भी वायर इलास्टिक तो बिहेव करेगा, मतलब छोड़ने पर अपनी इनिशियल पोजीशन में तो वापस पहुंचेगा। देखो ध्यान रखना, तो ये अच्छे ध्यान रखना कि जिस स्ट्रेस तक या जिस पॉइंट तक वायर बिल्कुल इलास्टिक बिहेव करे, मतलब छोड़ने पर अपनी इनिशियल पोजीशन में पूरी तरह से पहुंच जाए, उस स्ट्रेस को या उस लिमिट को क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में यील्ड पॉइंट बोलते हैं, जिसको पॉइंट बी से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये तो अच्छे ध्यान रखना, तो है ना, अच्छे ध्यान रखना कि जिस स्ट्रेस या जिस लिमिट तक वायर बिल्कुल इलास्टिक बिहेव करे, मतलब छोड़ने पर अपनी एग्जैक्टली इनिशियल पोजीशन में वापस पहुंच जाए, उस स्ट्रेस को या उस लिमिट को इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं। ये तो इसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर रखा है। हाँ बच्चों, ठीक है, यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट देख ली। अब चलो, अब मान लेते हैं कि हम स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट से भी ज्यादा लगाते हैं, मतलब इलास्टिक लिमिट है यील्ड पॉइंट के भी आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखना कि इलास्टिक लिमिट है यील्ड पॉइंट तक ही वायर बिल्कुल इलास्टिक बिहेव करता है। बाकी ध्यान रखना कि अगर यील्ड पॉइंट से भी और आगे जाए, है ना, यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट से भी और आगे जाए, तो अब वायर पूरी तरह से इलास्टिक बिहेव नहीं करेगा, मतलब अब छोड़ने पर वायर पूरी तरह से इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि वायर में थोड़ा सा परमानेंट डिफेक्ट या परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा, जिसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ये तो ध्यान रखना, यील्ड पॉइंट है इलास्टिक लिमिट तक ही वायर पूरा इलास्टिक बिहेव करता है। बाकी ध्यान रखना कि अगर यील्ड पॉइंट है इलास्टिक लिमिट से भी अगर हम आगे बढ़ गए, तो अब वायर पूरी तरह से इलास्टिक बिहेव नहीं करेगा, मतलब छोड़ने पर वायर पूरी तरह से इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि अब छोड़ने पर वायर में कुछ परमानेंट डिफेक्ट या कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा, जिसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट के बाद है ना, अब वायर में थोड़ा सा परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस और बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन और बढ़ेगी। और ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, तो ध्यान रखना कि कोई भी वायर जितना मैक्सिमम स्ट्रेस सहन कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होता है उसको अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट बोलते हैं। इसको सी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना अच्छे से, है ना, कि कोई भी वायर मैक्सिमम जितना स्ट्रेस सहन कर सकता है, या किसी वायर पर मैक्सिमम जितना स्ट्रेस लग सकता है, उसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा उसको अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट बोलते हैं, जिसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। और ध्यान रखना कि अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट आ गया ना, तो ध्यान रखना कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसके बाद, है ना, इसके बाद तो अगर तुम स्ट्रेस कम कर दो, फिर भी ये वायर आटे की तरह खींचा चला जाएगा, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद ऐसी सिचुएशन होगी कि वायर टूट जाएगा, और जिस पॉइंट पर वायर टूटता है उसको फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, ठीक। तो इलास्टिक स्टील जैसा अगर कोई इलास्टिक वायर है, तो उसके लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ इस टाइप का होता है ना। और जो जो बोला उसको मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख भी दिया है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच ग्राफ जो है, इसको 1 मिनट में शॉर्ट में समराइज कर लेता हूँ। ये तो कोई वायर है, उस पे स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो स्ट्रेन किस तरह से चेंज करेगा उसका हमको ग्राफ देखना है, तो ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना कि शुरू में तो हम, ध्यान रखना कि शुरू में हम वायर पर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो प्रोपोर्शनली स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो शुरू में तो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। और ध्यान रखना तुम कि जिस स्ट्रेस तक, है ना, ध्यान रखना तुम कि जिस स्ट्रेस तक या जिस लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, उस लिमिट को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट या हुक्स लिमिट बोलते हैं। और तुम बताओ कि प्रोपोर्शनलिटी हम जितने भी इलास्टिसिटी में क्वेश्चन करते हैं, वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर अंदर ही करते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर अंदर तक तो स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू वाई इंटू स्ट्रेन। तो बस इसको y को mx से कंपेयर करेंगे, तो स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, जिसमें स्लोप का काम कौन करेगा? यंग मॉडुलस y। बस जिस लिमिट तक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शन होते हैं, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, उसको प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। फिर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को पार कर दिया तो वायर इलास्टिक तो रहेगा, लेकिन स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व्ड होगा। और ध्यान रखना कि जिस पॉइंट तक
है ना? जिस लिमिट तक वायर इलास्टिक बिहेव करता है, मतलब छोड़ने पर अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस पहुंच जाता है, उसको इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट बोलते हैं, जिसको बी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और ध्यान रखना कि अगर इस यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट को भी पार कर गए तब वायर पूरी तरह से इलास्टिक बिहेव नहीं करेगा, मतलब छोड़ने पर पूरी तरह से अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं पहुंच पाएगा। इस बार इसमें कुछ परमानेंट डिफेक्ट रह जाएगा, जिसको परमानेंट डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट के बाद वायर के अंदर कुछ परमानेंट डिफेक्ट या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने लगता है। उसके बाद स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। कोई भी वायर मैक्सिमम जितना स्ट्रेस सहन कर सकता है उसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन बोलते हैं, जिसको सी से रिप्रेजेंट किया है। और ध्यान रखना कि अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट के बाद तो अगर इसमें स्ट्रेस घटाएंगे तब भी ये वायर, ये स्ट्रेस घटाएंगे तब भी इस वायर में खिंचाव बढ़ता जाएगा। मतलब वायर बिल्कुल वायर के टाइप से नहीं, आटे के टाइप से काम करेगा, तो आटे के टाइप से खींचता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वायर टूट जाएगा, जिसको फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। तो जितने भी कंसेप्ट बताए उसको मैंने प्रॉपर शब्दों में यहाँ लिखवा भी दिया है, तो तुम वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लेना। हाँ बच्चों, देखो अभी हमने इलास्टिक वायर के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ पढ़ा। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखना। ठीक है, इसमें हमको 3 क्लोज़ चीज़ें पूछता है। ठीक, एक तो हमको पूछता है कि कौन-सा वायर ज़्यादा इलास्टिक या स्टिफ होगा। दूसरा पूछता है कि कौन-सा वायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और तीसरी चीज़ पूछता है कि कौन-सा वायर ज़्यादा डक्टाइल होगा। ठीक है, तो मूर्ख लोग तो तीनों को एक जैसा समझते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछता है कि कौन-सा वायर ज़्यादा इलास्टिक होगा, कौन-सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और कौन-सा ज़्यादा डक्टाइल होगा। बस एक बार देखते हैं कि वायर इलास्टिक होना किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना किस चीज़ पे डिपेंड करता है और ज़्यादा डक्टाइल होना किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो देखते हैं। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन-सा वायर ज़्यादा इलास्टिक होगा, स्टिफ होगा, वो देखना है। ये तुम अच्छे ध्यान रखना, ये तो मैंने पहले ही बताया था। इलास्टिसिटी की पहली क्लास में बताया था। ये तुम अच्छे ध्यान रखना कि कौन-सा वायर या कौन-सा मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? यंग मॉडुलस पे डिपेंड करता है, मतलब इनडायरेक्टली स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के स्लोप पे डिपेंड करता है ना? तो पहली चीज़ ये ध्यान रखना कि कौन-सा वायर ज़्यादा इलास्टिक होगा, वो एक्चुअली यंग मॉडुलस पे डिपेंड करता है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के स्लोप पे डिपेंड करता है ना? बस हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, है ना? हमने यहाँ पढ़ा था कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के स्लोप का काम यंग मॉडुलस y करता है ना? तो बस, है ना? बस हम क्लियरली बोल सकते हैं। कि हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जिस मटेरियल के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा, उसका यंग मॉडुलस भी ज्यादा होगा, है ना? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप यंग मॉडुलस को ही रिप्रेजेंट करता है ना? बस हम बोल सकते हैं कि जिस वायर के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा, उसका यंग मॉडुलस भी ज्यादा होगा। और यंग मॉडुलस ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि वो वायर ज्यादा इलास्टिक है, या अगर सिंपल शब्दों में बोलें तो बोलेंगे कि वायर ज्यादा स्टिफ है ना? और जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप कम होगा, उसका यंग मॉडुलस भी कम होगा, तो हम बोलेंगे कि वायर कम इलास्टिक है, मतलब कम स्टिफ है। और कम स्टिफ होता है उसको अनपढ़ लोग बोलते हैं कि फ्लेक्सिबल, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, बस इसमें 2 केस दे रहा हूँ, है ना? जैसे कि कोई भी 2 मटेरियल है, उनके लिए, है ना? कोई भी 2 मटेरियल है, उनके लिए प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर-अंदर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ दे रखा है। बस पूछा है कि कौन-सा ज़्यादा इलास्टिक होगा, ये पूछा है। बस साफ-साफ बोल सकते हैं कि बताओ ये वाला जो मटेरियल है, ब्लू लाइन से जो रिप्रेजेंट किया है, प्लीज़ बताओ ये वाला जो मटेरियल है उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है ना? तुम बताओ, ये वाला मटेरियल है उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ ज़्यादा एंगल बना रहा है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है। स्लोप ज़्यादा है तो यंग मॉडुलस भी ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे कि वायर ज़्यादा इलास्टिक या ज़्यादा स्टिफ है। और बताओ ये जो दूसरा मटेरियल है, उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ कम एंगल बना रहा है ना, तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप कम है तो यंग मॉडुलस भी कम होगा, तो हम बोलेंगे कि ये वाला वायर कम इलास्टिक है, मतलब कम स्टिफ है। बस एक चीज तो पता चल गई कि कौन सा वायर ज्यादा इलास्टिक है, यंग मॉडुलस से डिसाइड होता है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के स्लोप से डिसाइड होता है। चलो, अब दूसरी चीज पूछता है कि कौन सा वायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना? तो अच्छे ध्यान रखना कि कौन सा वायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो किससे डिसाइड होता है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से डिसाइड होता है।
ये ध्यान रखना कि कौन सा वायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो किससे डिसाइड होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से डिसाइड होता है, ठीक है। बस हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ जिस, है ना, बोल सकते हैं कि जिस मटेरियल के लिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो ज्यादा स्ट्रेस सहन कर सकता है, मतलब वायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये तो ध्यान रखना कि जिस वायर की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्रेस सहन कर सकता है, मतलब वायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ये तो उसका भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे दो मटेरियल है और उनके लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ दे रखा है, ठीक। इसको चलो मटेरियल 1 और इसको 2, तो बस पूछा है कि कौन सा वायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो बस साफ-साफ दिख रहा है कि इसमें बताओ जो मटेरियल 1 है, साफ-साफ दिख रहा है। इसमें जो मटेरियल 1 है उसका पहाड़ ज्यादा ऊँचा है। पहाड़ ज्यादा ऊँचा है मतलब उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये ज्यादा स्ट्रेस सहन कर सकता है, मतलब वायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जो मटेरियल 2 है उसका पहाड़ कम ऊंचा है, मतलब इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, तो हम बोलेंगे कि ये वायर कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो बस हमको ये स्ट्रॉन्ग के बारे में भी पता चल गया, ठीक है। अब देखो तीसरी चीज पूछता है कि कौन सा वायर ज्यादा डक्टाइल है ना, ये हमको देखना है। ये तो तुम अच्छे ध्यान रखना, ये अच्छे ध्यान रखना कि कौन सा वायर ज्यादा डक्टाइल है वो किससे डिसाइड होता है, यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच की विड्थ से डिसाइड होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में यहाँ थोड़ी गलती लिख रखी है लेकिन हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो अच्छे एकदम अच्छे ध्यान रखना कि कौन सा वायर ज्यादा डक्टाइल है वो किससे डिसाइड होता है, यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच की विड्थ पे डिसाइड होता है, ठीक है। बस तुम कॉमन सेंस से बताओ, ये बताओ जिस मटेरियल के यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच विड्थ ज्यादा होगी उसका ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, मतलब उसको वायर की फॉर्म में ज्यादा खींचा जा सकता है, मतलब वायर ज्यादा डक्टाइल होगा, है। तो ये ध्यान रखना, ये अच्छे ध्यान रखना कि जिस मटेरियल के लिए यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच विड्थ ज्यादा है उसका ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकता है। ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकता है मतलब उसको आटे या वायर के टाइप से ज्यादा खींचा जा सकता है, इससे ज्यादा डक्टाइल होगा। और बताओ जिस मटेरियल के लिए यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच विड्थ कम हो उसका कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, मतलब वायर की फॉर्म में कम खींचा जा सकता है, तो वो मटेरियल कम डक्टाइल होगा। या जो कम डक्टाइल होता है उसको ब्रिटाइल बोलते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल कांच है ना, कांच को वायर की फॉर्म में खींचा ही नहीं जा सकता, वो तुरंत टूट जाता है, ठीक है ना। तो बस हमको पता चल गया कि कौन सा वायर ज्यादा डक्टाइल है वो किससे डिसाइड होता है, यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट की विड्थ से डिसाइड होता है। तो बस बोल सकते हैं कि जिस जिस मटेरियल के लिए यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच फासला ज्यादा हो, या अनपढ़ों के शब्दों में बोले तो जिसका पहाड़ ज्यादा चौड़ा हो, है ना, वो वायर की फॉर्म में ज्यादा खींचा जा सकता है, तो ज्यादा डक्टाइल होगा। और जिसके यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच विड्थ कम हो, मतलब जिसका पहाड़ कम चौड़ा हो, वो कम डक्टाइल होगा, ये बोल सकते हैं। बस हमने तीनों चीजें देख ली, बस अब कभी भी कंफ्यूज मत होना। अच्छे ध्यान रखना कि कौन सा वायर ज्यादा इलास्टिक और यंग मॉडुलस से डिसाइड होता है ना। कौन सा वायर ज्यादा इलास्टिक और यंग मॉडुलस से डिसाइड होता है। कौन सा वायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से डिसाइड होता है। और कौन सा वायर ज्यादा डक्टाइल है वो यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच विड्थ से डिसाइड होता है। बस जिस मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, यंग मॉडुलस ज्यादा है, वो ज्यादा इलास्टिक। जिसका पहाड़ ज्यादा ऊंचा है, जिसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और जिसका पहाड़ ज्यादा चौड़ा है, मतलब जिसकी यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच विड्थ ज्यादा है, वो वायर ज्यादा डक्टाइल होगा, ये बोल सकते हैं। तो बच्चों ने को इसी बेस से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो ये एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है और 2015 के जेईई एडवांस में ये पूछा गया था। ये तो इसका आंसर तुमको बताना है, ध्यान से देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई भी दो मटेरियल हैं, इन मटेरियल के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। मटेरियल ए के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ ऐसा दे रखा है और दूसरे मटेरियल बी के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ ऐसा कुछ दे रखा है। तो बस हमको तीन चीजें पूछी, एक तो पूछा है कि इनमें से कौन सा वायर ज्यादा इलास्टिक होगा, फिर पूछा है कि कौन सा वायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और तीसरा पूछा है कि कौन सा वायर ज्यादा डक्टाइल होगा। ये तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और आंसर बताओ इसका। चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम में जो भी सिंसियर होगा उसने कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं। ये तो कोई भी दो मटेरियल है,
ये तो मटेरियल ए के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ ऐसा और मटेरियल बी के लिए ग्राफ ऐसा दे रखा है। तो ये तीनों चीजें चेक करनी है। चलो सबसे पहले हमको देखना है कि कौन सा वायर ज्यादा इलास्टिक होगा, है ना। मैंने अभी तुमको चमका कर बताया था कि कौन सा वायर ज्यादा इलास्टिक होता है, वो किससे डिसाइड होता है बताओ, यंग मॉडुलस से डिसाइड होता है, मतलब इनडायरेक्टली स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के स्लोप से डिसाइड होता है ना भाई। कि कौन सा वायर ज्यादा इलास्टिक है वो यंग मॉडुलस से डिसाइड होता है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के स्लोप से डिसाइड होता है। ये तो ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है कि बता जो है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप हम केवल प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही देखते हैं, ठीक है। तो ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है कि बताए जो मटेरियल ए है उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ कम एंगल बना रहा है, दिख रहा है ना। तो मटेरियल ए के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ कम एंगल बना रहा है, मतलब मटेरियल ए के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप कम होगा। स्लोप कम होगा तो मटेरियल ए का यंग मॉडुलस भी कम होगा। यंग मॉडुलस कम होगा तो मटेरियल ए कम इलास्टिक होगा, है ना। और ऐसे मटेरियल बी तो साफ साफ दिख रहा है कि मटेरियल बी में मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन का जो ग्राफ है वो ज्यादा एंगल बना रहा है, मतलब मटेरियल बी के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा तो यंग मॉडुलस भी ज्यादा होगा। और मटेरियल बी का यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, इससे मटेरियल बी ज्यादा इलास्टिक होगा, या अनपढ़ों के शब्दों में बोले तो मटेरियल बी ज्यादा स्टिफ होगा, है ना। चलो दूसरा पूछा है कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मैंने चमका कर बताया था कि कौन सा वायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो किससे डिसाइड होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से डिसाइड होता है। ये तुमको पता है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट बोलते हैं ना। तो बस कौन सा वायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से डिसाइड होता है। देखो साफ साफ दिख रहा है कि बताओ जो मटेरियल ए है इसका पहाड़ ज्यादा ऊंचा है, देखा है वही कि मटेरियल ए का पहाड़ ज्यादा ऊंचा है, मतलब इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। लिख देता हूँ, ये तो वही कि मटेरियल ए के लिए पहाड़ ज्यादा ऊंचा है, मतलब इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब ये वायर ज्यादा स्ट्रेस सहन कर सकता है तो ज्यादा स्ट्रांग होगा। और मटेरियल बी का जो पहाड़ है वो कम ऊंचा है, इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, कम स्ट्रेस सहन कर सकता है तो कम स्ट्रांग होगा। तो बस बोल सकते हैं कि जो मटेरियल ए उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो बता कौन सा वायर ज्यादा स्ट्रांग होगा, ए वायर ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर तीसरा पूछा है कि कौन सा वायर ज्यादा डक्टाइल होगा। मैंने चमका कर बताया था कि कौन सा वायर ज्यादा डक्टाइल होगा और किससे डिसाइड होता है, यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट की विड्थ से डिसाइड होता है। देखो तुम, है ना, तुम साफ साफ देख सकते हो कि बताओ मटेरियल ए में जो पहाड़ है वो ज्यादा चौड़ा है ना, अनपढ़ों के शब्दों में बोल सकते हैं कि बताओ मटेरियल ए में जो पहाड़ है वो ज्यादा चौड़ा है, मतलब इसके यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच विड्थ ज्यादा है। और बताओ यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच विड्थ ज्यादा है, मतलब इसका ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, वायर की फॉर्म में ज्यादा खींचा जा सकेगा, इसलिए ज्यादा डक्टाइल होगा। हिंदी में बोले तो ज्यादा तन्य होगा, जिसको तार की फॉर्म में खींचा जा सकता है। और जो बी है उसमें बताओ, उसमें तो यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच विड्थ बहुत ही कम है। और मुझे तो एक्चुअली यील्ड पॉइंट ही दिख रहा है, फ्रैक्चर पॉइंट तो अलग दिख ही नहीं रहा है। तो बताओ मटेरियल बी के लिए यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच विड्थ बहुत ही कम है, मतलब इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम होगा, इसको वायर की फॉर्म में खींचा ही नहीं जा सकेगा, तो ये कम डक्टाइल है, लेस डक्टाइल। और जो कम डक्टाइल होता है उसको ब्रिटाइल बोलते हैं, और उसका सिंपल एग्जांपल है कांच, है ना, हिंदी में इसको भंगुर बोलते हैं। बस हम साफ साफ देख सकते हैं कि मटेरियल ए में यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच विड्थ ज्यादा है, तो इसका ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, मतलब ज्यादा डक्टाइल होगा। तो ज्यादा डक्टाइल कौन सा होगा, मटेरियल ए। ये तो वैसे तो हमने इलास्टिसिटी वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब इसमें कुछ बिल्कुल चिरकुट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेना। ये तो ध्यान रखना कि जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में तुमने स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, वैसे यहाँ हम वायर का कॉम्बिनेशन भी पढ़ सकते हैं। हमको पता है कि जो इलास्टिक वायर होते हैं स्प्रिंग के सिमिलर ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कई बार इक्वल एंड यंग मॉडुलस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लेना। फिर इसमें हमको दे रखा है कि जैसे एम मास का कोई भारी ब्लॉक है, इसको हमने दो हल्के यूनिफॉर्म वायर से लटका दिया है
है ना। जो पहला वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल, लेकिन यंग मॉडुलस y1 है। दूसरा वायर है उसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल है, लेकिन उसका यंग मॉडुलस y2 है। बस हमको देखना है कि ये हमको पता है कि दोनों इलास्टिक वायर स्प्रिंग के टाइप से काम करते हैं, तो एक तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा वो देखना है, और आगे पूछा है हमको कि इनका इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस कितना होगा वो देखना है। देखो पहले इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस का मतलब समझना। ठीक है, तो इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस का मतलब ये होता है कि बताओ दोनों वायर की जगह अगर एक सिंगल वायर रिप्लेस कर दें तो उसकी लेंथ तो एल ही रहेगी। टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया 2a होगा। बताओ ये भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया घेर रहा है और ये भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया घेर रहा है, तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया 2a होगा। है तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों की जगह अगर एक सिंगल वायर रिप्लेस कर दें तो उसकी लेंथ तो एल ही रहेगी। टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया 2a होगा। तो इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस कितना होता कि उतना ही स्प्रिंग कांस्टेंट क्रिएट हो जितना कि पहले हो रहा था। तो बस ध्यान रखना कि कभी भी इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस निकालना है तो सेट तरीका है, पहले इस नमूने का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो और इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को खोल करके क्या लिख देंगे, y इक्विवेलेंट a इक्विवेलेंट अपन l इक्विवेलेंट ये लिख देंगे। है ना, तो पहले इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते हैं। ठीक, तो बस तुम देखते ही बताओ कि दोनों वायर स्प्रिंग के टाइप से काम करेंगे। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट y1 a by l और इसका y2 a by l। साफ साफ दिख रहा है कि दोनों वायर या दोनों स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। बस दोनों वायर या दोनों स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा k1 plus k2। k1 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा y1 a by l plus k2 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट y2 a by l। बस सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ जाएगा y1 plus y2 a by l इतना आ जाएगा। तो बस इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लिया। अब इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस निकालना है, तो उसके लिए इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को खोल कर क्या लिख देंगे, y इक्विवेलेंट a इक्विवेलेंट अपन l इक्विवेलेंट। तो बताओ y इक्विवेलेंट तो निकालना है, a इक्विवेलेंट की जगह 2 है। बताओ दोनों की जगह अगर एक सिंगल वायर रिप्लेस करें तो ये टोटल कितना क्रॉस सेक्शन एरिया घेरेगा 2a। अपन l इक्विवेलेंट की जगह l, क्योंकि इन दोनों की लेंथ l ही है, कॉमन लेंथ भी l ही होगी। ठीक है ना, या दोनों की जगह अगर एक सिंगल वायर रिप्लेस करें तो उसकी लेंथ तो l ही होगी। ठीक है, इक्वल टू कितना है y1 plus y2 a by l। इसको सॉल्व करेंगे तो a से कैंसल, y इक्वलेंट y1 plus y2 by 2 हो गया। ये क्वेश्चन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए भी देख सकते हैं। जैसे इस बार भी हमको दे रखा है कि कोई भारी ब्लॉक है उसको दो इलास्टिक वायर से लटकाया है ना, लेकिन इस बार दोनों वायर इस बार दोनों वायर 1 by 1 है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इसकी लेंथ l, क्रॉस सेक्शन एरिया a, लेकिन यंग मॉडुलस y1। इसकी भी लेंथ l है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है, लेकिन यंग मॉडुलस y2 है। तो एक तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा वो देखना है, और फिर इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस कितना होगा वो देखना है। तो इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस का मतलब समझते हो ना, इसका मतलब है कि दोनों की जगह अगर एक सिंगल वायर रिप्लेस करें तो उसकी टोटल लेंथ तो कितनी हो जाएगी l और 2l। क्रॉस सेक्शन एरिया तो दोनों का कॉमन है a ही रहेगा, तो बस इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस कितना हो ताकि उतना ही स्प्रिंग कांस्टेंट क्रिएट हो जितना पहले हो रहा था। बस इस बार भी वही तरीका कि पहले इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेंगे और इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को हम खोल कर क्या लिख देंगे, y इक्विवेलेंट a इक्विवेलेंट अपन l इक्विवेलेंट। तो बस तुम देखते ही बताओ, इस बार भी दोनों इलास्टिक वायर स्प्रिंग के टाइप से काम करेंगे। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा y1 a by l और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट y2 a by l। और साफ साफ दिख रहा है कि दोनों 1 by 1 है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो दोनों स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, 1 upon k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by k1 plus 1 by k2। बस 1 by k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 y1 a by l है, तो 1 by k1 कितना हो जाएगा l by y1 है, प्लस 1 by k2 कितना हो गया l upon y2 है ना। तो इससे हमारे पास 1 by k इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया, ये l by a इंटू 1 by y1 plus 1 by y2 इतना आ गया। इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा,
ये तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, y1 y2 अपन y1 प्लस y2 L बाई, इसका उल्टा करेंगे तो k इक्वलेंट आ जाएगा, तो k इक्वलेंट कितना आएगा, y1 प्लस y2 अपन y1 y2 a बाय L इतना आ गया, तो बस इक्वलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। अब इक्वलेंट यंग मॉडुलस निकालना है तो k इक्वलेंट को खोल करके क्या लिख देंगे, y इक्वलेंट a इक्वलेंट अपन L इक्वलेंट, होता y इक्वलेंट निकालना है, a इक्वलेंट a, दोनों की जगह सिंगल वायर रिप्लेस करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो a होगा, अपन L इक्वलेंट कितना होगा 2L, दोनों की जगह सिंगल वायर रिप्लेस करें तो उसकी टोटल लेंथ 2L इक्वल टू कितना है, y1 प्लस y2 अपन y1 y2 a बाय L, तो इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, y इक्वलेंट इक्वल टू, सॉरी बच्चों थोड़ी कैलकुलेशन में गलती कर दी है, इसको सॉल्व करेंगे तो L बाय A और इसको सॉल्व करेंगे तो ये y1 प्लस y2 अपन y1 y2 लिखने में गलती हो गई थी, बस k इक्वलेंट कितना आ जाएगा, y1 y2 अपन y1 प्लस y2 इंटू a बाय L इतना आ जाएगा, तो k इक्वलेंट को खोल करके क्या लिख देंगे हम, y इक्वलेंट a इक्वलेंट अपन L इक्वलेंट, तो y इक्वलेंट तो निकालना है, a इक्वलेंट दोनों की जगह सिंगल वायर रिप्लेस करेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया a, और L इक्वलेंट इनकी टोटल लेंथ 2L इक्वल टू y1 y2 अपन y1 प्लस y2 इंटू a बाय L, आगे सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करोगे तो y इक्वलेंट कितना आएगा, 2y1 y2 अपन y1 प्लस, ये क्या हो रहा है यार, पर लिखना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वलेंट कितना आ जाएगा, 2y1 y2 अपन y1 प्लस y2 इतना आ गया, तो ये चिल्लर टाइप के क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं। हाँ बच्चों, इसमें सबसे लास्ट में एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो एनसीईआरटी की बुक में डेटा थोड़े से चेंज कर दिए, ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दी है, मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास 1 kg और लेंथ 1 मीटर है, इसको, इसके दोनों सिरों को हमने वायर से इसके दोनों सिरों को हमने वायर से लटका दिया है, और इन दोनों वायर्स की नेचुरल लेंथ सेम है, ये लेकिन दोनों वायर अलग अलग मटेरियल से बने, मतलब यंग मॉडुलस डिफरेंट है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी डिफरेंट है। ये तो ये जो लेफ्ट वाला वायर है उसका यंग मॉडुलस 2 इंटू 10 टू पावर 11 है, और राइट वाले वायर का यंग मॉडुलस 3 इंटू 10 टू पावर 11 है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी डिफरेंट है, तो लेफ्ट वाला वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और राइट वाला वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर है। और अनसिमेट्री क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो राइट वाला वायर है उससे x डिस्टेंस पर हम 3 kg का एक और ब्लॉक लटका देते हैं, है ना, और हमको दे रखा है कि ऐसा करने पर, हमको दे रखा है कि ऐसा करने पर रॉड एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाती है, मतलब दोनों वायर में स्ट्रेचिंग सेम हो जाती है। तुम खुद बताओ कि शुरू में दोनों की नेचुरल लेंथ सेम थी, ठीक है ना, तो बताओ अगर इनमें स्ट्रेचिंग भी सेम हो तो रॉड एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ना, ये तो हमको दे रखा है कि ये 3 kg का एडिशनल वेट लटकाने पर रॉड एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाती है, मतलब दोनों वायर में स्ट्रेचिंग सेम हो जाती है, तो उसके लिए इस x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो देखना है ना। स्टार्ट करते हैं इसको, है ना, साफ साफ पता चल गया होगा कि इलास्टिसिटी के क्वेश्चन को रिजिड बॉडी से मिक्स कर दिया। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये तो पहले चित्र बनाएंगे, लड्डू के टाइप से दिया नहीं होगा। ये तो यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ 1 मीटर और मास 1 kg है, इसके दोनों सिरों को हमने वायर से लटका दिया है ना, दोनों वायर की लेंथ तो सेम है लेकिन यंग मॉडुलस डिफरेंट और क्रॉस सेक्शन एरिया भी डिफरेंट है। अनसिमेट्री क्रिएट करने के लिए यहाँ से x डिस्टेंस पर 3 kg का वेट भी लटका दिया है। ये हमको दे रखा है कि इस बार रॉड एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है, तो बताओ रॉड एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होने के लिए दोनों वायर में खिंचाव स्ट्रेचिंग सेम होनी चाहिए। बताओ इस वायर में अगर स्ट्रेचिंग ज्यादा हो गई, है ना, इस वायर में स्ट्रेचिंग ज्यादा हो गई, इसमें कम हो गई तो रॉड थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी ना, लेकिन इस बार रॉड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, मतलब दोनों वायर में स्ट्रेचिंग बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले इन दोनों वायर में टेंशन का रेशियो क्या होना चाहिए वो देखना है।
ठीक, तो हम किसी भी वायर में स्ट्रेचिंग कितनी होगी वो देख लेते हैं। ठीक, तो उसके लिए वही स्प्रिंग का कंसेप्ट लगा सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हर एक इलास्टिक वायर एक स्प्रिंग के टाइप से काम करता है, जिसमें स्ट्रेचिंग कितनी होती है, F इक्वल टू kx, तो x इक्वल टू कितना होगा, F बाय k या T बाय k, है ना? बोल सकते हैं कि हर वायर में स्ट्रेचिंग कितनी होगी, F इक्वल टू kx, तो x इक्वल टू F बाय k या T बाय k लिख सकते हैं, ठीक है? जहाँ k उस वायर का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट y बाय L, तो बस इससे हम बोल सकते हैं कि किसी भी वायर में स्ट्रेचिंग कितनी होगी बताओ, TL बाय y ये होगी, ठीक है ना? अब देखो हमको दे रखा है कि रॉड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जा रही है, ठीक है? रॉड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो रही है मतलब दोनों वायर में स्ट्रेचिंग सेम होनी चाहिए। उसके बाद दोनों वायर की नेचुरल लेंथ भी सेम है, तो स्ट्रेचिंग सेम होने के लिए T ओपन Y का रेशियो सेम होना चाहिए। ये तो ध्यान रखना, ये दोनों वायर की नेचुरल लेंथ तो सेम है ही, और इस बार रॉड एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है मतलब दोनों में स्ट्रेचिंग सेम है, तो स्ट्रेचिंग सेम होने के लिए T ओपन Y भी दोनों के लिए सेम होना चाहिए, मतलब बोल सकते हैं कि T1 बाय Y1 A1 शुड बी इक्वल टू T2 बाय Y2 A2 होना चाहिए, ठीक है? तो इससे T1 बाय T2 का रेशियो निकाल सकते हैं ना, तो तब T1 बाय T2 का रेशियो कितना आएगा, Y1 A1 ओपन Y2 A2, तो तब Y1 कितना है, 2 into 10 to the power 11, A1 कितना है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर ओपन Y2, तो ये 3 into 10 to the power 11 है, इंटू A2 इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 into 10 to power -6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ T1 बाय T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो T1 बाय T2 1/3, तो इससे T2 इक्वल टू कितना आ गया, 3T1। तो ये दोनों वायर में टेंशन का रेशियो ये आ गया कि T2 इक्वल टू 3T1, मतलब हम बोल सकते हैं कि इधर टेंशन T1 हो तो इधर टेंशन 3T1 होगी, ऐसा बोल सकते हैं, है ना? ये तो इलास्टिसिटी का तो यूज हो गया। अब हमको पूछा है कि x कितना होगा वो देखना है, मतलब 3 kg का जो एडिशनल वेट है उसको राइट वायर से कितना दूर लगाना होगा, x कितना होगा वो देखना है बस। अब तुम समझ गए होंगे कि अब ये क्वेश्चन इलास्टिसिटी का रहा ही नहीं, रिजिड बॉडी का रह गया बस। अब तो क्या करेंगे, बस सिंपली इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और उसका पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसलिए फोर्स बैलेंस, और रोटेट भी नहीं कर पा रहा है इससे टॉर्क बैलेंस। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए वही रॉड और ब्लॉक दोनों को एक साथ लेते हैं, यानी इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तो होता है एक तो रॉड का वेट, है ना, तो रॉड का वेट या रॉड का ग्रेविटेशन फोर्स 1G मतलब 10 न्यूटन, और रॉड का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हर एक एलिमेंट पर यूनिफॉर्मली लगेगा तो उसको सेंटर ऑफ मास पे सेंटर्ड मान सकते हैं। तो रॉड का ग्रेविटेशन फोर्स mg सेंटर ऑफ मास पे सेंटर्ड होगा, 1G मतलब 10 न्यूटन। उसके बाद ये जो ब्लॉक लटका है उसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स 3G मतलब 30 न्यूटन, ये टेंशन के थ्रू लगेगा लेकिन ये 30 न्यूटन या 3G होगा, ठीक। उसके बाद ये वाला वायर खींचेगा टेंशन T2 से और ये खींचेगा T1 से, तो बस अब हमको अच्छे पता है कि बता पूरा सिस्टम लीनियर मोशन नहीं कर पा रहा है तो फोर्स बैलेंस, और रोटेशन मोशन नहीं कर पा रहा है तो टॉर्क बैलेंस। बस पहली इक्वेशन तो फोर्स बैलेंस से आएगी, तो हमको पता है ये सिस्टम ऊपर नीचे लीनियर मोशन भी नहीं कर पा रहा है, इसलिए सिंपली ऊपर नीचे फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। तो बताओ ऊपर की ओर कौन से हैं, T1 प्लस T2 इक्वल नीचे की ओर 10 प्लस 30, फोर्स बैलेंस करते हैं। तो बताओ ऊपर की ओर कितना है, T1 प्लस T2 इक्वल टू नीचे की ओर 10 प्लस 30 मतलब 40। तो बस इसमें T2 की वैल्यू रख सकते हैं ना। बताओ इस इक्वेशन से हम T2 इक्वल टू 3T1 था, तो इसमें T2 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 3T1, तो ये कितना आ गया, T1 प्लस T1 मतलब 4T1 इक्वल टू 40, तो T1 इक्वल टू कितना आ गया, 10 न्यूटन, और T1 10 आ गया, तो इस वाले वायर में टेंशन T2 जो होगी वो 3T1 होगी, इसका 3 टाइम्स होगी मतलब 30 न्यूटन, तो हमको पता चल गया इस वायर में टेंशन कितनी आ गई यार, 10 न्यूटन, और इसमें 30 न्यूटन। अब और अगली इक्वेशन देखती है तो बताओ, एक तो फोर्स बैलेंस से आ गई, अगली इक्वेशन टॉर्क बैलेंस है, तो हमको पता है कि ये रॉड रोटेट भी नहीं कर पा रही है,
और बताओ रोटेट नहीं कर पा रही है, इससे टॉर्क बैलेंस भी लगा सकते हैं। तो बताओ, वैसे तो रॉड किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कर रही है, इससे करने को तो हम किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन चलो आसानी के लिए इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं, ठीक है, ताकि हमको कम लिखना पड़े। बताओ, आसानी के लिए इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे। बस तुम देखते ही बताओ, इस ए पॉइंट के अबाउट T2 का टॉर्क तो बिल्कुल 0 होगा, तो इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क 30 न्यूटन, 10 न्यूटन और T1 का होगा। बताओ, ए पॉइंट के अबाउट 30 न्यूटन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, ए पॉइंट के अबाउट इस 10 न्यूटन का भी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, और ए पॉइंट के अबाउट T1 का टॉर्क क्लॉकवाइज। बस टॉर्क बैलेंस करेंगे। तो तुम बताओ कि ए पॉइंट के अबाउट ये 30 न्यूटन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एफ परपेंडिकुलर इनटू आर, एफ परपेंडिकुलर 30 इनटू आर इस फोर्स की पॉइंट ए से डिस्टेंस एक्स, और ए पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, एफ परपेंडिकुलर इनटू आर, तो एफ परपेंडिकुलर 10, और आर इस फोर्स की पॉइंट ए से डिस्टेंस कितनी होगी, हाफ मीटर। बताओ, रॉड की टोटल लेंथ 1 मीटर है, तो सेंट्रोमास की डिस्टेंस हाफ मीटर, तो एफ परपेंडिकुलर 10 इंटू आर इस फोर्स की सेंट्रोमास से डिस्टेंस हाफ, ये तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ गया। और ए पॉइंट के बाद T1 का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, और कितना होगा, एफ परपेंडिकुलर इनटू आर, तो एफ परपेंडिकुलर T1, और आर इस फोर्स की पॉइंट ए से डिस्टेंस वो रॉड की लेंथ 1 मीटर के बराबर ही होगी। और तुम बताओ, ये रॉड रोटेट नहीं कर पा रही, तो सिंपली एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाले टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। बताओ, इसमें T1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 10 न्यूटन निकाली थी ना, तो T1 की वैल्यू 10 न्यूटन रखेंगे, तो तुम्हारे पास x इक्वल टू ये 1/6 मीटर, इतना कैलकुलेट कर लोगे ना, तो x इक्वल टू 1/6 मीटर। इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। इलास्टिसिटी वाला चैप्टर टोटली कंप्लीट हो गया।